Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? ऑलमोस्ट एक मंथ बिफोर की बात है ये, राइट? ऑलमोस्ट एक मंथ पहले की बात है। क्या चल रहा था? मल्टीप्लेक्सर सर। ओके, मल्टीप्लेक्सर चल रहा था। क्लियर इतना? सो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स में मे भी मल्टीप्लेक्सर का कुछ न्यूमेरिकल हो, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है क्या। और क्या क्या पढ़ लिया था डिस्कल में, एक बार मेरे को बताओ। सर डिकोडर, एनकोडर और एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स। ओके, ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, मैं चाहता हूँ ना कि ना मल्टीप्लेक्सर का एक दो न्यूमेरिकल हम करें। यस। क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास मल्टीप्लेक्सर का कोई न्यूमेरिकल ऐसा पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन लिखो, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द गिवन मल्टीप्लेक्सर। क्वेश्चन है आपके पास, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द गिवन मल्टीप्लेक्सर। आप ये बताओ, आपको विजिबल है प्रॉपरली? यस सर। ठीक है, देखो थोड़ा सा ट्रेपेजियम शेप में मैंने बनाया है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो थोड़ा सा हम लोगों ने ट्रेपेजियम शेप में बनाया है। तो ये जो ट्रेपेजियम शेप में जो बना है ना, ये हमारे पास दिस रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। दिस इज पी क्यू। आप एक बार कॉपी में चेक करो, मल्टीप्लेक्सर मैंने पढ़ाया था आपको। मल्टीप्लेक्सर का फॉर्मेट क्या होता था? 2 to the power of n क्रॉस 1। तो इसमें जो स्मॉल n था, दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ व्हाट? सिलेक्शन लाइन। इसमें देखो, अगर हम ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे, देखो आप लोग पुराने मतलब लास्ट टाइम की तरह प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बताता हूँ एक बार। 4x1 का ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर है। अगर हम कंपेयर करेंगे हम इसको 2 to the power of n क्रॉस 1 से, तो हमारे पास n कितना आएगा? अगर हम नॉर्मली कंपैरिजन करें, सो व्हाट अबाउट स्मॉल n इज नथिंग बट 2। तो आप देखोगे ध्यान से ना, तो यही दोनों हमारे पास सेलेक्ट लाइन की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच का एक न्यूमेरिकल है, क्योंकि आप लोग को एक ही न्यूमेरिकल पूछा होगा और वो काफी इजी, और मे बी आप लोग सॉल्व भी कर लिए होगे, तो इसलिए मैं आपको वो न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ। इसलिए मैंने एक सेपरेटली एक न्यूमेरिकल लिया। आपकी कॉपी में एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, एक रेफरेंस न्यूमेरिकल जैसा, और ये हमारा FOUT है। तो आपको ये वाला आउटपुट बुलियन फंक्शन फाइंड आउट करना है। आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 30 सेकेंड। कितने स्टूडेंट है क्लास में अभी? 60। हाँ, तो ये सारे वही स्टूडेंट होंगे जिनको डिस्टिल नहीं पढ़ाया था हम लोगों ने 10th ऑफ दिसंबर वाले बैच। इतने दिन बाद हम मिल रहे हैं, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? आप उनको तो बस नहीं, आप उनको नहीं बोलना चाहिए, अपने को तो बस दांत का ही प्रॉब्लम है, नथिंग एल्स। कोविड वोविड तो अपने को हुआ नहीं। अरे तो भैया दांत निकाल दिया गया था ना बेटा, दो दांत निकले हैं, चलो विजडम टीथ चलो आप नहीं लगा सकते। मेडिकल साइंस ये बोलता है कि विजडम टीथ की एज पर नीड नहीं होती आपको खाना चबाने के लिए।
बाइटिंग के लिए, ठीक है। तो चलो उसको तो हम लगा भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ की टीथ तो निकली गई है ना, तो ये तो मेन टीथ है। ये जो टीथ निकली तो काफी बड़ा वेकेंस क्रिएट हो गया है अभी भी। तो कभी कभार मैंने जो सोचा है, मतलब मैं जो फील किया वो बता देता हूँ मैं आपको। दांत अगर नहीं रहता तो आपको बोलने में प्रॉब्लम होता है, हमेशा ऐसा होता है। तो मेरे को जब से दांत निकले है ना, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि आई एम स्किपिंग सम वर्ड प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन वाइज, ऐसा। तो अब जब दांत लगेगा, आफ्टर आई कैन से नाउ 4.5 months एस्टिमेशन टाइम, यहाँ पे इम्प्लांटेशन वाला टेक्निक अडॉप्ट करूंगा मैं डॉक्टर के थ्रू, तब जाके फिर फिट एंड फाइन। ऐसे नहीं तो फिर अभी लेफ्ट से नहीं खाना खा सकते, राइट से खा सकते हैं। भगवान ने दो तरफ दिया, इसीलिए तो भगवान को देखो, नेचर से बेस्ट क्रिएटिविटी लेवल पूरी दुनिया में इंसान का नहीं हो सकता। एग्री करते हो क्या? यस सर। यस सर। देखो ऊपर वाले ने मेरे को दोनों आइज में प्रॉब्लम दिया। नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं, इतने दिन बाद हम मिले हैं तो सो दैट हम फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि आप लोग तो मेरे को भूल चुके थे। नो सर। अरे No, ऐसा sir. दिल रखने के लिए क्यों बोल रहे हो? देखो ऊपर वाले ने 2 आंख दिए, मेरे को दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, एक में ज्यादा प्रॉब्लम है, एक में कम है, तो बोलता अच्छा इसीलिए आपने 2 आंख दिया था क्या, नहीं तो फिर मिडिल में दे देते ऐसे। ओके चलो अभी नॉइस मैं सॉल्व करता हूँ, और मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि हमने आपको डिस्की बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लुक एट द बोर्ड सर, पी क्यू हमारे पास सेलेक्ट लाइन है, और सेलेक्ट लाइन की सर 4 पॉसिबिलिटी है। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। नो ठीक है। जब P और Q दोनों 0 है, मेरे को लगता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में मैंने यहीं पे बात किया था, तो आपको रिकॉल होना चाहिए द एंड ऑफ द डे तक। तो P बार सर P Q दोनों 0 है, तो P बार Q बार इनटू 0th लाइन, 0th इनपुट क्या है बोलो? R। ठीक है नेक्स्ट वन, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अभी जो लड़का रिप्लाई किया था तो लड़का रिप्लाई करते रहना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये देखो इधर, ये P बार Q मतलब क्या है? 0 1, 0 1 मतलब 1 होता है, 1 में क्या है? R बार। R bar. 30 सेकंड्स का टाइम बहुत हो जाता है बेटा। प्लस सर अभी हम पी क्यू दे सकते हैं, नहीं सॉरी पी क्यू बार देंगे सर। हाँ इंटू 2 पिन, 2 पिन इज नथिंग बट R बार। नेक्स्ट वन, एक और बचा, हरे कलर के पेन से करते हैं, कलरफुल लाइफ। पी क्यू दोनों 1, ओके पी क्यू दोनों 1 इंटू R। लेकिन एक बार ध्यान से देखोगे ना, ये F की वैल्यू है। इफ यू कैन सी क्लियरली देन दिस इज नथिंग बट अ वेल नोन एक्सप्रेशन। इसको देखो, मैं इसको समेशन ऑफ m के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्यों? बिकॉज एसओपी है। एसओपी 0 0 1 इट इज नथिंग बट 1, ये है 0 1 0 इट इज नथिंग बट 2। याद करो 1 0 0 4 है, अरे दिख रहा है ना 4, 1 0 0 4। व्हाट इज 1 2 4 7? ये बड़ा इंटरेस्टिंग। P XOR Q XOR R, ये बताया था मैंने। समेशन 1 2 4 7 की वैल्यू बताई थी क्या आपको? यस Yes, sir. सर ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। देखो बेटा ये गेट एग्जाम का न्यूमेरिकल है, बट आपका नहीं है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का है, तो डिस्ट्रिक्ट किसी भी का हो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, और करें प्रैक्टिस, एक और क्वेश्चन फिर विल मूव अहेड। लिखो, कंसिडर 2 कैस्केडेड मल्टीप्लेक्सर। अब ये कैस्केडिंग फॉर्मेट में करा रहा हूं मैं। कंसिडर 2 cascaded multiplexer shown in the figure. Consider 2 cascaded multiplexer shown in the figure. Find the output. ठीक है, find the output. तो क्वेश्चन आपको पता है, मैं क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लिखूंगा, फिर आपको मैं टाइम दूंगा 30 सेकेंड्स का, 30 to 40 सेकेंड्स का हम आपको टाइम देंगे। ये जो 0 1 है ये MSB और LSB को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो S लिखा हुआ है ये सेलेक्ट लाइन को दर्शाता है, और इस दर्शाने का मतलब ये होता है रिप्रेजेंटेशन। कैस्केडेड मल्टीप्लेक्सर आपको एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। आपके गेट एग्जाम में एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है मल्टीप्लेक्सर का, वो आप इजीली कर पाओगे बेटा। डिजिटल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, एंड इतना सारा जो गैप आया है, देखो मैं बताते बताते लिख भी रहा हूं, इतना सारा जो गैप आया है क्लासेस में, तो कंटिन्यूटी आप मेंटेन करोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
आपको यू शुड बी इन टच विथ डिजिटल एंड एनालॉग, यू शुड बी इन टच विथ व्हाट, डिजिटल एंड एनालॉग। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी? हमारी सर। हमारी सर। देखो मैथ, जैसे अगर कोई बोलता है सर मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, मेरे को हंसी आता है उस पर, क्या पढ़ रहा है मैथ्स में, क्या पढ़ रहा है, क्या याद करेगा? मैथ्स तो आना ही चाहिए ना भाई। मैट्रिक्स पहले भी पढ़ते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में भी पढ़ते थे, लिमिट आप 12th में भी पढ़ते थे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। मतलब आप जो एमएससी में जो मैथ्स पढ़ रहे हो उसका 20% हम क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। मैं बोला 2020, एग्री करते हो? 20% पहले ही पढ़ चुके हो क्लास 12 में। मैट्रिक्स नहीं पढ़ा था, यस लिमिट, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था, 2D 3D नहीं पढ़ा था, एरिया अंडर कर्व नहीं पढ़ा था, हम तो पढ़ा था। आप कैसे नहीं पढ़े थे बताओ? पढ़े थे? यस सर। तो पता यस है सर। जब तक ना वो प्लेसिबो इफेक्ट, आप जानते हो बेटा, प्लेसिबो इफेक्ट हुआ भी है, वो जो एफिकेसी, एफिकेसी या तो एफिशिएंसी, दोनों एक ही वर्ड है, एफिकेसी वर्ब या प्रोवर्ब जो भी है। तो आप अपने आप को बताओ कि यार मैथ्स तो हमारे ब्लड में होना चाहिए, ऐसे आप अपने आप को बोलो मैथ्स तो हमारे ब्लड में होना चाहिए। देखो मैंने मल्टीप्लेक्सर में आपको कोई थ्योरेटिकल पार्ट लिखाया है? हाँ, 3 लाइन लिखाया होगा नो हार्डली। सर। हाँ, और आपको सॉल्व करने का मेथड बताया था, देखो ध्यान से। सर एक सेलेक्ट लाइन है, एक सेलेक्ट लाइन है तो टेंशन की कोई बात नहीं, एक ही सेलेक्ट लाइन है। देन दिस सेलेक्ट लाइन कैन बी, आर कैन बी व्हाट, आर कैन बी 0। 0 एंड ये कौन है? मैं निकाल दूंगा क्लास, अच्छा लगेगा नहीं, क्यों इरिटेट कर रहा है? मैं लता आपको वार्निंग दे रहा हूँ, साइलेंट कर लो या तो निकल जाओ क्लास से। ओके देखो अभी, r can be 0, r can be 1. If r is 0 that means r or r bar, यस r bar. So जब R bar. r जब r bar के बराबर है, देखो बेटा जब r सर हमारा r bar के बराबर है ना, तो हम क्या सेलेक्ट करें? यहाँ पे मेरे को लगता है मैंने एरर किया हुआ है, मे बी ऐसा लग रहा है मुझे, इनपुट में r नहीं है, अच्छा r है, ये बेटा p है ये, ठीक है, इसको p ले लो, गलत कर दिया था मैंने क्योंकि सिलेक्शन लाइन और वो दोनों सेम हो गया था ना। यस सर। हाँ तो ये मेरी गलती है क्योंकि मैं अक्सर बोलते बोलते कुछ लिख रहा था। तो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू p है, तो जब p 0 होगा तो किसको सेलेक्ट करोगे? देखो 0 इनपुट को। 0 जब p आपका 1 होगा, जब आपका p आपका 1 होगा तो किसको सेलेक्ट करोगे? R और r को। इसको लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, आपके दिमाग में ये लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनना चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू हियर, व्हाट इज द वैल्यू प्रेजेंट ओवर हियर इन द फॉर्मेट ऑफ एनी बुलियन फंक्शन, दैट इज इक्वल टू pr। ये pr है। अब q की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? q कैन बी 0। अगर q आपका 0 है दैट मींस q बार है, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? 0th पिन को। 0th पिन की वैल्यू 0th कितनी है? आर bar. बार। r बार प्लस, अगर q हमारा 1 है, अगर हमारा q 1 है तो हम सेलेक्ट करेंगे इसको, और ये वाली वैल्यू कितनी है? PR. पी आर। pr। ओके, इतना। अब आपके एग्जाम में एक स्टेप आगे जा सकता है और जाना चाहिए उसको। हमारा जो आउटपुट फंक्शन है x, x ही लिखा है, मैं जनरली f लिखना चाहिए, तो वो क्या है मेरे को बताओ? pqr के फॉर्मेट में लिखते हैं इसको। pqr लिख सकते हैं क्या? qpr को हम pqr लिख सकते हैं, यस सर। यस और ये आ जाएगा pqr, फिर आ गया q बार r बार। नाउ हाउ मेनी वेरिएबल इट इज? इट्स अ 3 variable. 3 वेरिएबल फंक्शन, इट्स अ 3 वेरिएबल फंक्शन। तो k मैप भी कितने का होगा? 3 वेरिएबल। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ना, मतलब मैं गेट कंप्यूटर साइंस में क्लासेस दे रहा हूँ, मैं नॉर्मली बात शेयर करता हूँ, आप जानते हो, उसमें से 90% लोगों को अच्छा लगता होगा और 10% लोगों को लगता होगा कि क्यों ये बता रहे हैं ना, राइट? यस और नो? अरे बोलो ना जल्दी। पता नहीं अच्छा सर, हमें तो अच्छा देखो लगता अभी मैं आपको नॉर्मली बात शेयर करता हूँ, मैं ना परेशान हो चुका हूँ इन द सेंस, इतना सारे बैचेस में डिस्टिल चल रहा है, ये मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ आपको। इतने सारे बैचेस में डिस्टिल चल रहा है जिसमें से एक कंप्यूटर साइंस बैच है, आपको पता है उसमें 21 घंटे हो गया, सीक्वेंशियल खत्म नहीं हुआ है, 21 आवर्स हो चुके हैं, 21 घंटे अब तक सीक्वेंशियली चल रहा है उनका, काउंटर अप काउंटर डाउन काउंटर अब तक खत्म नहीं हुआ है, और मेरे को लग रहा है वो 27 घंटे 28 घंटे में खत्म होगा।
मैं दोनों खत्म कर लो कर लो कर लो, ऐसा मेरी फीलिंग चल रही है, तो मैं नॉर्मली ये बात शेयर कर रहा था आपसे। अच्छा अभी आप ये क्या बोला, ये 3 वेरिएबल फंक्शन है, मतलब कितना वेरिएबल के मैप हुआ, 3 वेरिएबल, Yes, sir. P1 Q1 R1 ट्रिपल वन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल वन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल वन इज नथिंग बट 7। देखो फीलिंग कर लिया, ये फीलिंग मैंने आपको बताया था, चेक करो कंसेंसस थ्योरम, चेक करो ट्रांसपोजिशन थ्योरम, चेक करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सब बताया था मैंने। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारा Q 0 है और R कितना है सर, दोनों 0 है, तो Zero. पहले हम Q 0 ढूंढते हैं, P तो है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ P, लिव P, Q 0 एंड R 0 बोथ आर 0, सही है, Yes, sir. दैट मीन्स कॉलम, बोथ 0 दैट मीन्स कॉलम। तो अगर आपको कल के रेट में बोलता कि नहीं आप इसको मीन टर्म के फॉर्मेट में लिखो, तो मैं क्या एग्जाम पे इसको मीन टर्म के फॉर्मेट में लिख सकता था? यस। लोकेशन, लोकेशन चेक करो, लोकेशन 0, नेक्स्ट Zero. लोकेशन मे बी 4, नेक्स्ट लोकेशन 7, 7. सही है। आपके Yes, sir. एग्जाम का पीक टफनेस लेवल इस मल्टीप्लेक्सर के ऊपर नहीं जाएगा, करेक्ट इतना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्या है बेटा, एक बार मेरे को लगता है गुवाहाटी के किसी स्टूडेंट ने मुझे फॉरवर्ड किया था एक न्यूमेरिकल, सही है, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया Yes, क्या? sir. Yes, sir. वेट वेट वेट, उसको मेरे को देखना पड़ेगा। वो ना अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा तो विल डेफिनेटली डू दैट वन, थोड़ी देर पहले ही दिख गया था मुझे, वो ना मल्टीप्लेक्सर में प्रोपोगेशन डिले का न्यूमेरिकल था बेटा, उस फॉर्मेट में एक क्वेश्चन अच्छा वाला आपको पूछा हुआ था। इस न्यूमेरिकल में तो डाउट नहीं है ना किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. मेरे को भी वो सर्च में नहीं मिल रहा है। कैजुअली हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा था मेरे को मल्टीप्लेक्सर का प्रोपोगेशन डिले, डोंट वरी डेफिनेटली मिलेगा, मैं कराऊंगा आपको। लिखो, फाइंड द टोटल इनपुट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड द टोटल इनपुट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। Find the total input impedance of the circuit. Find the total impedance of the circuit. ऑप्शन दे दें हम आपको, R/3, टॉपिक बताओ। अरे टॉपिक बताओ, 2 बार मैं पूछूंगा तो बताओगे क्या? Op-amp. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. क्यों करा रहा हूं मैं इसको, क्यों करा रहा हूँ? Just सो for दैट revision. आप रिकॉल कर पाओ कि सर हाँ ऐसा पढ़ा था हमने। नेक्स्ट देखो, if you are going to look from here, what about input impedance of the op-amp? Infinite. Input impedance of the op-amp is ideally infinite, but आपको बोला है कि what is the total impedance of the
बोलो ना क्या Input मतलब impedance of the circuit. ये है, यहाँ से यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर हमको टोटल इंपेडेंस निकालना है तो क्या करेंगे? इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V by I रेशियो होता है ना। Yes, sir. तो हमको जो इंपेडेंस पूछा है दैट इज दिस। आपको जो इनपुट इंपेडेंस पूछा है वो आएगा VI डिवाइड बाई II। हमको जो इंपेडेंस पूछा है वो ये है, टेक द रेशियो ऑफ VI डिवाइड बाई II। आपने क्लास 12 में देखा होगा कि किसी सर्किट का, किसी रजिस्टर का या किसी भी क्यूब का या पिरामिड का अगर आपको इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हुआ करता था तो बोलते थे V by I का रेशियो ले लो। SC वर्मा सर की बुक में कई बार इस स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, या आपके NCERT की बुक में भी लिखा हुआ है। ये क्लास 12 का स्टेटमेंट है, टेक द रेशियो ऑफ V by I ऑफ एनी सर्किट इज नथिंग बट द टोटल इंपेडेंस ऑफ दैट सर्किट। ठीक है इतना? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इतना हो गया। अभी हमको किस रेशियो में फोकस करना है? वी आर गोइंग टू फोकस ऑन विच रेशियो? बताओ मुझे। Input voltage and इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय voltage इनपुट and करंट। इनपुट वोल्टेज दिया था, इनपुट करंट मैंने ले लिया, V by I का रेशियो। ओपैम का, सिर्फ ओपैम का पूछता तो आंसर कितना आता? इन्फिनिटी। अगर सिर्फ इनफाइनाइट। और सिर्फ ओपैम का पूछता तो इनफाइनाइट आंसर आता। लेकिन हम यहाँ से V by I का रेशियो लेना है। अब नेक्स्ट देखो, हम एक बार यहाँ पे नोडल अप्लाई कर सकते हैं। चेक करता हूँ, यहाँ पे नोडल और यहाँ पे नोडल, ये ग्रीन कलर के मार्क पे अगर मैं नोडल अप्लाई करूंगा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पे क्या है? वी टेक इनकमिंग करंट एज नेगेटिव, माइनस इज इक्वल टू बोले है ना यार, मत आवाज करो, मजबूरी से फिर निकालना पड़ेगा फिर आपको क्लासेस से। वी टेक इनकमिंग करंट एज हाउ मच? नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब इक्वल टू के उस साइड पे। ये वाला पोटेंशियल कितना है चेक करो, ये VI है ना। VI. PI माइनस ऑफ V नॉट, VI माइनस V नॉट डिवाइड बाई 2R। 2R. यहाँ से आने वाली करंट को ले ली, इस ब्रांच में करंट ले ली, और ये कितना है? VI माइनस ये कितना है? 0 है ना ये तो वर्चुअली। Yes, sir. VI माइनस 0 डिवाइड बाई R। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पे हमें प्रॉब्लम या दिक्कत किससे? V नॉट से। तो V नॉट को हटाएं, यहाँ पे नोडल अप्लाई करो, अप्लाई नोडल हियर। आपको बता दूं मैं, दुनिया का कोई भी ओपैम्प हो, आप उसको सिर्फ और सिर्फ नोडल से सॉल्व कर सकते। आप बस देखो कि हमें गिवन क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब इसमें पक्का मेरा आंसर आ चुका है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस V नॉट को मुझे हटाना है। तो V नॉट को हटाने के लिए मैं यहाँ पे नोडल अप्लाई कर रहा हूँ। ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0. 0, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्वियसली 0 माइनस ऑफ उधर कितना है? VI VI. बाई R प्लस 0 माइनस ऑफ इधर से देखो आउटपुट चला गया मैं V नॉट डिवाइड बाई 3R। तो अब आपका आंसर आ गया। नाउ कैन आई रिप्लेस दिस V नॉट? ये हट गया, ये हट गया, ये इक्वल टू तो 0 है ही, तो ये V नॉट बाई 3 इज इक्वल टू VI माइनस VI। सो व्हाट अबाउट V नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 3 टाइम्स ऑफ VI आ रहा है क्या? Yes, sir. इस V नॉट को उठा के यहाँ पे रखो और वो रेशियो निकालो, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। R/3। सबका आ गया? Yes, sir. देखो बेटा, इसने सर्किट का इंपीडेंस पूछा था, तो याद रख लेना ऐसा न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में अब तक नहीं पूछा हुआ है, तो मे बी एक गुड चांस हो। तो टोटल Z टोटल ऑफ द सर्किट लुकिंग फ्रॉम, देखो मैंने बना भी दिया, ये मैं ही हूं, लुकिंग फ्रॉम दैट एंड कंप्लीट एंड इज नथिंग बट R/3। सही है इतना? ऑब्वियसली ओम। So it's a revision of which topic? OPAM.
हो गया लिखना अभी? Yes, sir. ठीक है। जिस भी स्टूडेंट का नेटवर्क थ्योरी अच्छा है उसको एनालॉग भी कंफर्टेबल जोन पे शिफ्ट हो जाएगा, उसका एनालॉग भी। अब मैंने कितने बार आपको इंसिस्ट किया था नेटवर्क थ्योरी को, अभी याद है? नेटवर्क थ्योरी बोलता था बेटा, बार बार नेटवर्क थ्योरी पे फोकस। ठीक है, अभी लेट्स मूव अहेड। हमारा डिकोडर हो गया क्या? डिकोडर, एनकोडर Yes, sir. Yes, sir. और डीमल्टीप्लेक्सर भी हो गया। डीमल्टीप्लेक्सर, सॉरी, मल्टीप्लेक्सर हो गया। डीमल्टीप्लेक्सर, No, sir. डीमल्टीप्लेक्सर हो गया। नहीं नहीं हुआ सर। ओके, डीमक्स लिखो। डीमक्स, डीमक्स को हम सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही इनपुट होगा, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। लेकिन मल्टीप्लेक्सर का नाम क्या था? Parallel वो to बहुत serial. सारे इनपुट आते थे, 2 टू द पावर ऑफ n नंबर ऑफ इनपुट आते थे एक मल्टीप्लेक्सर में, और एक सिंगल आउटपुट जनरेट होता था। तो हम उसको बोल सकते थे कि पैरेलली अप्लाइड इनपुट, all inputs to be applied parallelly and output is taken single, one output at a time, so it is referred as parallel to serial converter। but ये क्या है? अभी इसमें एक ही Serial इनपुट to आएगा, parallel. serial to parallel converter। what is the format now? just invert the format of multiplexer। कितना आ जाएगा? 1 cross 1 cross 2 to the power n. 1 cross 2 to the power of n। ओके, मेरे को फुल मार्क्स चाहिए बेटा आपका जो नेट एग्जाम का पेपर। अभी आप ये एक्सपेक्ट करो कि नेट का पेपर नवंबर दिसंबर में होगा, जैसे कि पिछले साल हुआ था, ये एक्सपेक्ट करो। बट ये तब एक्सपेक्ट करना है जब आप नेगेटिव फील करो। जब आप अच्छा फील करो तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है कि अगस्त में होगा या सितंबर में होगा। आप समझ रहे हो इस बात को? मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के ये स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ, मे बी कोई और ना बता पाए इसको, इसका मीनिंग। Yes, sir. आप ज्यादा पॉजिटिव फील करो, पढ़ने का मन ना करे तो सोचो एग्जाम अगस्त सितंबर में होगा। और अगर थोड़ा डिप्रेशन, क्योंकि बिकॉज एक 24 घंटे होते हैं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे वो जेफ बेजोस ही क्यों ना हो, चाहे वो बिल गेट्स ही क्यों ना हो, 24 घंटे में एक बार उसको ऐसा लगता है कि कहीं मेरा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लॉस में तो ना चला जाए। दुनिया में कोई भी इंसान 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह सकता। संदीप महेश्वरी इसलिए पॉजिटिव रहता है क्योंकि उसको उस टाइम के लिए पैसा मिलता है। वो पैसे उतने टाइम के लिए निकाल दो, देखो वो भी डिप्रेशन मोड में चला जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इस बात को यस सर। गेन करना ही पड़ेगा आपको। संदीप महेश्वरी का एक शो करने का अगर उसको 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए मिल रहा है तो क्या होगा? मैं तो 1 लाख रुपए में उससे अच्छा बोल दूंगा, ज्यादा पॉजिटिव फील करूंगा। ठीक है, उस पैसे वाले मार्जिन को हटा दो वहां से, फिर देखो पॉजिटिव नहीं रह पाएगा। यही है लाइफ की रियलिटी। क्योंकि बिकॉज आजकल जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो आपको सबको पता चल गया कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, अभी क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, जब आपको लगे कि यार बड़ा रिलैक्स लगे ना, आप अपने आप को समझाओ कि अगस्त और सितंबर मंथ में एग्जाम होने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें डर लग जाता है, प्रेशर बढ़ता है, तो डिप्रेशन मोड या नेगेटिव थॉट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो अपने आप को समझाओ कि नहीं यार अभी एग्जाम में टाइम है, क्योंकि कोविड वाला पीक पे चल रहा है अभी, सेकेंड वेव। ऐसे करके अपनी पढ़ाई को ऑल द टाइम कंटिन्यू करो। ठीक है, समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। व्हाट इज द फॉर्मेट नाउ? एक सिंगल इनपुट है और आउटपुट कितना है? 2 raised to the power n. 2 raised to the power व्हाट n. इज एन ओवर हियर? एन का नाम क्या है? सेम, एन इज रिफर्ड एज Number of selection. नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन बोलो या सेलेक्ट लाइन बोलो, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 1 क्रॉस 2 डीमक्स। if n is equal to 2 then 1 cross 4 डीमक्स, 1 cross 8 3 selection line and so on। अभी आप ये लिखो, वर्किंग ऑफ
1x4 डीमक्स। एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लासेस से हम सीक्वेंशियल ऑनवर्ड स्टार्ट कर चुके रहेंगे टॉपिक। वर्किंग ऑफ 1x4 डीमक्स। So how many inputs you are having? 1. Left hand side is input. And how many outputs? Is nothing but 4 outputs. क्या हमने concept of enable disable पढ़ लिया? Yes. ठीक है, Yes, तो यहाँ पे sir. यहाँ पे enable disable मैं नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे नॉर्मली बना दे रहा हूँ। दो सिलेक्शन लाइन है, एक ही इनपुट है, लेट दैट इनपुट एज सी, सिंगल इनपुट है। यहाँ पे मैंने S1 मार्क किया, यहाँ पे मैंने S0 मार्क किया, दो सिलेक्शन लाइन था, ठीक है। इसको भी यहाँ पे मैं S1 ही मार्क कर दे रहा हूँ अभी के लिए, वर्किंग बता रहा हूँ इसके लिए, या तो ऊपर 10 मेरे को लिखना था। MSB to LSB आउटपुट लाइन 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 0 1 2 3। हम आउटपुट को मार्क कर रहे हैं ऐसे, दिस इज Y0, Y1, Y2 एंड Y3। नाउ ऑर्डर यहाँ पे लिखना अच्छी बात है। 1 इनपुट 1x4, नाम है हमारा टोटल 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर। आप एक बार लॉजिकली सोचो, क्योंकि हमने आपको मल्टीप्लेक्सर पढ़ा दिया है, तो इसीलिए आप वाई नॉट का एक्सप्रेशन इजीली थॉट कर सकते हो, थिंक कर सकते हो। यू कैन इजीली थिंक अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ वाई नॉट। व्हाट इज वाई नॉट? जीरोथ आउटपुट तब आएगा जब S1 भी 0 हो जाए, S0 भी 0 हो जाए, और एक ही इनपुट को बार बार सेलेक्ट करने वाले हो। Yes. बोलो सही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सही है इतना? नेक्स्ट वन। Y1 के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट Y1। Y1 कितना आ जा रहा है? S1 bar S0. S1 bar S1 बार S0 S0, S1 बार S0 S0, होल मल्टीप्लाइड बाई C. C. C। नेक्स्ट, अगर आप Y2 के बारे में बात करोगे तो S1 S0 bar C. S1 S0 बार होल मल्टीप्लाइड बाई C. C. C। और एक और बचा क्या? S1 S0. S1 S0 C. S1 S0 होल मल्टीप्लाइड बाई C. C. C। यहां तक लिख सकते हो? लिखो अभी। यहां तक कंप्लीट कर लो। लिखो आप, फाइंड द सिंप्लीफाइड आउटपुट ऑफ द गिवन डीमल्टीप्लेक्सर। फाइंड, एक रेफरेंस न्यूमेरिकल की तरह, मैंने बोला एक रेफरेंस न्यूमेरिकल की तरह आप इसको लिखो। फाइंड द सिंप्लीफाइड आउटपुट of the given demultiplexer। This is output expression
ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं एनेबल को ऐड कर दे रहा हूँ। पहले आप बिना एनेबल के सॉल्व करोगे और फिर एनेबल के साथ, विदाउट एनेबल, विथ एनेबल। कैपिटल ई रिप्रेजेंट, ये एक्टिव हाई एनेबल है कि एक्टिव लो एनेबल है? एक्टिव लो, बिकॉज ई को 0 दोगे तब ब्लॉक डायग्राम के अंदर 1 जाएगा और 1 जाने से सर्किट हमारा वर्किंग कंडीशन पे आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। आप लोगों को कंपैरेटर पढ़ा दिया ना मैंने, 1 बिट एंड 2 बिट कंपैरेटर। यस सर। पहले विदाउट एनेबल एक बार सॉल्व कर लेना, फिर एनेबल की वैल्यू क्या होगी उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेना। अभी स्टार्ट कर सकता हूँ क्या मैं? यस। अभी बोर्ड पे देखो आप सब, वो एनेबल को तो हम बाद में देखते हैं। 0th वाला वैल्यू आएगा जब ए बार हो, बी बार हो और सी को सेलेक्ट करो, हर बार एक ही इनपुट होगा। व्हाट अबाउट 1? 1 क्या होगा? 1 को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ए बार बी ए बार बी, सी को ही सेलेक्ट करोगे हर बार। सी सेकंड पिन क्या होगा? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं सेकंड पिन को, ए बी बार ए बी बार, हर बार सी सेलेक्ट होगा। और थर्ड पिन क्या होगा? ए ए बी और हर बार सी AB सेलेक्ट होगा। yes देखो बेटा मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बी बी बार कितना आ जाएगा? 0। अब मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट लो, कितना आया? 1 1। ये हो गया आंसर सॉल्व। देखो कितना हो गया। अब आप बोलोगे सर नीचे क्यों नहीं सॉल्व किया? अबे गधो, जब ऊपर 1 आ चुके नीचे क्यों करूं मैं? yes 1 प्लस कुछ भी, आंसर आ गया। अगर नॉर्मली एग्जाम पे ये नहीं देता, ये ग्रीन कलर का जो सर्किट है वो अगर आपको नहीं देता तो आप एफ आउटपुट कितना लिखते हैं? आप एफ आउटपुट को 1। लेकिन अगर बोलता एफ आउटपुट कंसिडरिंग एनेबल इन द सर्किट, CONSIDERING, कंसिडरिंग एनेबल। हाँ चलो अभी बात करें क्या, बोलो यस और नो। yes sir कंसिडरिंग एनेबल, दैट एनेबल वो स्मॉल अल्फाबेट ले लो या कैपिटल अल्फाबेट ले लो, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंसेप्ट, दैट्स इट। तो मेरे को जनरली स्मॉल अल्फाबेट से प्यार है, मैंने पहले भी बोला था आपको, बट फिर भी यहाँ पे कैपिटल ई ले लिया। व्हाट दैट ई शुड बी इन ऑर्डर टू मेक दिस सर्किट टू बी इन वर्किंग स्टेट? ई शुड बी 0 और 1? 0 तो 0 दैट मीन्स ई बार। 0 that means E bar यही मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? yes sir यस सर। बेटा आप लोग ना एग्जाम के बाद बहुत ज्यादा पछताने वाले हो, बताता हूँ क्यों। एग्जाम के बाद अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में फुल मार्क्स आ गया तो यू विल बी हैप्पी। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर 50% मार्क्स आए ना, आप हमेशा लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे कि कॉपी में सब कुछ लिखा था, बस एग्जाम पे हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा आपके टेस्ट डिस्कशन के साथ साथ, अभी आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। एनालॉग का हुआ था क्या टेस्ट कि नहीं हुआ था? एनालॉग के खत्म होने के बाद वो लगता नहीं हुआ था, है ना? हुआ था सर एक तो। हुआ था अच्छा हुआ था। हुआ था
नहीं, ओपैम्प हुआ था क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट खत्म होने के बाद एक ओवरऑल टेस्ट परफॉर्म तो करेंगे हम, तब आप अपना चेक कीजिएगा उसके बाद। और फिर जब भी टेस्ट होगा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो टेस्ट डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो अब आप ये बताओ, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट सॉल्विंग ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर न्यूमेरिकल? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, अगर आप कॉपी को एज इट इज पढ़ लोगे तो यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल। बहुत दिन बाद मिले, इससे मैं आपको समझा रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे। देयर इज नो एनी थ्योरेटिकल पार्ट इन द डीमल्टीप्लेक्सर, देयर इज नो एनी थ्योरेटिकल पार्ट। अच्छा, ये डीमल्टीप्लेक्सर हम रिसीवर एंड में यूज करेंगे और मल्टीप्लेक्सर को ट्रांसमीटर एंड में यूज करेंगे। ये बेसिक चीज है, जानते हो आप। जब वेव फॉर्म को ट्रांसमिट कर रहा हूं मैं बहुत सारी सिग्नल को, तो मैं मल्टीप्लेक्सर यूज करूंगा, लेकिन वेव फॉर्म को जब मैं रिसीव कर रहा हूं तब मैं क्या यूज करूंगा? डीमल्टीप्लेक्सर। डीमक्स। देखो आप सोचो ना, मल्टीप्लेक्सर का एक सिंगल आउटपुट था, वो सिंगल आउटपुट जाके यहाँ पे आया, फिर मैंने वापस पूरे सिग्नल को रिसीव कर लिया, यहाँ से 4 आउटपुट पिन है। ठीक है, ये डीमल्टीप्लेक्सर का एग्जाम्पल हो गया। हम लैच स्टार्ट करें क्या आज की क्लास में? Yes, sir. आप ये बताओ, सब लोग जितने लोग अनम्यूट होकर रिप्लाई कर सकते हैं, हमें डिजिटल में सबसे ज्यादा फियर फैक्टर किससे आता है? लॉजिक गेट से तो आता नहीं है। लॉजिक गेट La- वी फील कंफर्टेबल इनफ। So in general, we are having a mindset and we are going to be get scared about which topic in general dominantly? Latch. लैच या तो फ्लिप फ्लॉप से। Flip flop. ठीक है, आपको Yes, मोस्ट कंफर्टेबल जोन पे लेके आऊंगा, लेकिन आपको मेरे को ही फॉलो करनी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस टॉपिक। अब मैं अगर मैं रिसेंट एग्जाम के बारे में बात करूं, तो आपको सीक्वेंशियल का न्यूमेरिकल आया था। नेट की बात कर रहा हूं मैं गेट की बात नहीं कर रहा हूं। गेट में आईआईटी मुंबई ने जो पेपर सेट किया था, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने मुझे क्रेडिट दिया था, सर आईआईटी मुंबई की औकात नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स ढंग से सेट करने के लिए, इसीलिए उन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया था। ये उनका कॉम्प्लीमेंट था। करेक्ट? इतना सुन लिया? yes, sir. यस सर। ये उनका कॉम्प्लीमेंट था, मेरे पास है भी है, कहीं ना कहीं तो पोस्टेड होगा। ओके, नेक्स्ट वन। हमें सीक्वेंशियल का न्यूमेरिकल अगर हम रिसेंट एग्जाम पे बात करें, तो आपको बहुत सारा प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप टर्न करोगे ना, तो आपको काउंटर का ही न्यूमेरिकल पूछा। काउंटर का मतलब सीक्वेंशियल के अंदर, जैसे आप बोलोगे लंग्स लीवर तो बॉडी के अंदर ही आएगा। अगर मैं पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर ही है वो पार्ट। तो सीक्वेंशियल के अंदर जो टॉपिक आता है उसको सुन लो। एक तो लैच हम पढ़ते हैं, दूसरा फिर सारे के सारे काइंड्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, चारों फ्लिप फ्लॉप को पढ़ते हैं, SR, T, JK एंड D। उसमें से एक कन्वर्जन आया था बहुत पहले, जो कि डायरेक्ट था एग्जाम पे। फिर हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस काउंटर, फिर हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनस काउंटर, और जब सिंक्रोनस काउंटर पढ़ेंगे तभी हम शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे और रिंग और जॉनसन काउंटर पढ़ेंगे और ट्रांजिशन डायग्राम। इतने सारे टॉपिक्स हमको कवर करने, और टाइप्स ऑफ क्लॉक सिग्नल, एज ट्रिगर, पॉजिटिव नेगेटिव, लेवल ट्रिगर, पॉजिटिव नेगेटिव, इतना सारा टॉपिक हम इसी के अंदर कवर अप करने वाले। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो सेपरेटली मैं हेडिंग नहीं लिखा रहा हूँ कि ये सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, वो हम धीरे धीरे जैसे प्रोसीड करते जाएंगे सिलेबस में आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन द सिलेबस। सीक्वेंशियल सर्किट, सीकेटी लिख रहा हूं मैं, सीक्वेंशियल सर्किट। देखो यहाँ पे कुछ लोग सीक्वेंशियल को ही डिफाइन करते रहते हैं। अरे भाई, सीक्वेंस में पढ़ाई करना, इसको बोलो सीक्वेंशियल। रेंडमली किसी भी पेज को ओपन करके पढ़ रहे हो, वो क्या बोलोगे? उसको कॉम्बिनेशन। जैसे मेरे पास बुक है, बुक के पेजेस सीक्वेंस में दिए होते हैं कि रैंडम दिए होते हैं? Sequence. सीक्वेंस में दिया होता है, तो ये सीक्वेंशियल हो गया। बहुत सारे गधे टीचर्स क्या करते हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, जो भी इन जनरल कोई भी टीचर है, वो सारे लोग क्या करेंगे आप बताओ? वो सीक्वेंशियल को ही डिफाइन करेंगे। अरे भाई क्या करना है सीक्वेंशियल का? नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंशियल इन सीक्वेंशियल सर्किट, but everybody is going to ask you what is latch, how does it work, what is set reset condition, what is flip flop। ठीक है, Yes, sir. तो हमको ये पढ़ना है सीक्वेंशियल सर्किट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ऑन, इन सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ऑन present input as well as past output।
In sequential circuit, output depends on present input as well as past output. Combinational. मे बी आपके 10th दिसंबर वाले बैच में ये ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा अलग बनाया था, तो बोथ ब्लॉक डायग्राम कैरी सेम इंफॉर्मेशन, वो थोड़ा ब्लॉक डायग्राम अलग था, वो मॉरिस मानो की बुक से था, और ये इन जनरल मैं बनाता हूँ अक्सर। ये है हमारे पास मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी एलिमेंट, दिस इज माय इनपुट, ये इनपुट हम दे रहे हैं, तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट में अप्लाई करेंगे ना, हम अप्लाई करेंगे इनपुट, मतलब प्रेजेंट इनपुट हुआ क्या? मैंने Yes, 5 sir. बजे इनपुट दिया, तो कौन सा इनपुट हुआ, वो प्रेजेंट इनपुट की पास्ट आउटपुट की, सॉरी पास्ट इनपुट। मैं 5 बजे इनपुट दिया, 5 बजेगा तभी तो मैं इनपुट दूंगा ना, Yes, sir. तो वो मेरा प्रेजेंट, आप जो इनपुट देते हो उसको बोल रहे हो प्रेजेंट इनपुट, और ये है मेरा आउटपुट, दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई आउटपुट। अभी यहाँ पे देखो, आउटपुट जब इनपुट को कनेक्ट करता है, तो कई बार बोला हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं हम? Feedback. जब, हाँ गुड, जब आउटपुट इनपुट को कनेक्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं फीडबैक। अच्छा देखो, मैंने इनपुट दिया, ये एडर है, ये क्या है? एडर, समिंग एम्पलीफायर। क्या कर रहा है वो? इनपुट को और फीडबैक, जो फीडबैक, ये फीडबैक पाथ है, और जो फीडबैक जो जो इससे आउटपुट आ रहा है उसको क्या बोलोगे? फीडबैक का सिग्नल, Yes, sir. Yes, sir. फीडबैक सिग्नल। इसका एग्जांपल भी दूंगा, मे बी वो एग्जांपल आपको मजा आए, 4-5 एग्जांपल दूंगा, बोर नहीं होना, लेकिन बोर हो गए तो फिर अब मैं क्या बोलूं, है ना, अभी तो मैं हंसा तो नहीं सकता ना, स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा, ठीक है। क्या था हम, हाँ, इनपुट दिया, फिर इधर से पास हुआ, इनपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू प्रोसेस हुआ और आउटपुट आया फर्स्ट के। अभी भी मैं फिर से इनपुट दिया, आउटपुट आ चुका है ना, आउटपुट Yes, क्या sir. है? आ चुका है। जैसे देखो, इनपुट दिया, इधर से हुआ, कॉम्बिनेशनल सर्किट से प्रोसेस हुआ, आउटपुट आ गया, अब आउटपुट आ गया। अब क्या है, अभी फिर से मैं इनपुट दे रहा हूं, आउटपुट जो आया था उस आउटपुट का कुछ भी पोर्शन, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज प्रोवाइडेड एट द इनपुट। आप जानते हो, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था। अभी देखो, ओपैम्प आउटपुट इनपुट को कनेक्ट कर रहा था नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, तो फीडबैक क्या था? नेगेटिव फीडबैक। Negative. Negative. कि अभी देखो, अभी Yes, रिसेंटली sir. एग्जांपल करा था, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन थिंक इन दैट वे वेयर इट सीम्स टू बी क्वाइट कंफर्टेबल इन द टीचिंग फील्ड। पता नहीं मैंने इंग्लिश क्या बोला, जो भी बोला वैसा ही है, ठीक है। Yes, sir. हाँ हाँ Yes, बोला sir. करो आप लोग, बस ऐसे ही, हाँ हाँ sir. बोला करो, हाँ ऐसे बस, ठीक। हाँ sir. पापा भी मेरे को बोलते रहते, तो हाँ बोलते रहे। जैसे मम्मी क्या करती है, हम लोग पापा मैं ऐसे बाहर से सपोज आए घूम फिर के, तो मम्मी इज गोइंग टू आस्क मल्टीपल क्वेरीज, है ना, आप जानते हो मम्मी लोग की आदत है, ये इंडिया में sir. ऐसा होता ही है। कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, इतने बजे क्यों आए, ये है मम्मी का क्वेश्चन, और दिस यूज्ड टू आस्क फ्रीक्वेंटली। तो पापा क्या बोलते थे? हाँ बोलते रहे बस, हाँ हाँ मम्मी, हाँ मम्मी। मम्मी थोड़ी देर नहीं भी बोल रही है ना, तो भी मैं एकदम फ्लो में मम्मी को पता चल गया था कि मेरे मजे ले रहे थे। हाँ मम्मी, मम्मी कुछ नहीं बोल रही है, हाँ मम्मी, ऐसे चलता था, पता है। पापा भी बोलते थे, भाई इतना भी हाँ नहीं बोल रहे। ओके देखो, वही था, इनपुट दिया, कॉम्बिनेशन सर्किट सब प्रोसेस हो गया, आउटपुट आ गया, ठीक है, आउटपुट आ गया। उसके बाद ये आउटपुट को मैं किसी भी मीन से मेमोरी एलिमेंट में पास किया, और मैं अभी फिर से इनपुट दे रहा हूँ, तो ये आउटपुट जब मेमोरी एलिमेंट के आगे आएगा यहाँ पे, तो कुछ टाइम बीत चुका है क्या? Yes, sir. तो Yes, ये sir. जो आउटपुट है, ये वाला आउटपुट जब यहाँ पे आएगा, तो इसको क्या बोलोगे, सोच के बताओ। पास्ट आउटपुट, पास्ट टेंस, Past तो अब पास्ट आउटपुट, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि हर एक का टाइम होगा बेटा। इनपुट दिया, देखो लास्ट टाइम पे क्या होता था, ये फीडबैक नहीं था। इन कॉम्बिनेशनल सर्किट वी आर नॉट हैविंग एनी फीडबैक। इसको यहां से तोड़ दो नीचे को, तो वो मैंने पढ़ाया था, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, रिपल कैरी एडर, वो सब पढ़ाया था। अब क्या है, फीडबैक दिया,
इनपुट दिया, आउटपुट आया, उस आउटपुट को मेमोरी एलिमेंट से दिया तो मेमोरी एलिमेंट का आउटपुट आया, तो कुछ टाइम बीत चुका है। अब फिर से मैं दे रहा हूँ इनपुट, अब ये 5:05 में, तो ये जो आया पीछे से जो आ रहा है उसमें तो बहुत सारा टाइम बीत चुका है, तो अब हम उसको बोलेंगे सर ये आउटपुट का पास्ट वाला वैल्यू है, जो पहले आया था। पहले इमेजिन करो 2 घंटे पहले जो आउटपुट आया था, 5 मिनट पहले जो आउटपुट आया था, 20 सेकंड पहले जो आउटपुट आया था, उसको आपने यहाँ पे यूज कर लिया, सो वी आर कॉलिंग इट एज पास्ट आउटपुट। अब यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे जो फंक्शन है इसको हम दोनों को अगर हम ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, कुछ भी करें, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक कुछ भी करें, यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन सर्किट का जो इनपुट है ये वाला, अब नाउ द न्यू कॉम्बिनेशन सर्किट और एल्स द कॉम्बिनेशन सर्किट इज हैविंग इट्स इनपुट यहाँ पे इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, प्रेजेंट इनपुट, और ये क्या होगा, प्रेजेंट इनपुट पास्ट आउटपुट। तो अब ये कॉम्बिनेशन सर्किट जो हमने आपको पढ़ाया था, अब ये दो का फंक्शन बन गया, प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट। तो ये टोटल जो आउटपुट है वो किसका फंक्शन बन गया, प्रेजेंट इनपुट प्लस पास्ट आउटपुट। तो टोटल आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ, वहां से जो आ रहा था, हम जो दे रहे थे, हम जो देंगे उसको बोलेंगे, हम जो देंगे, whatever the Present input input. what we will be providing is nothing but present input, or the output which is being used as a feedback, the output which is being used as a feedback is considered as पास्ट आउटपुट। past output। बस हो गया इतना, इसमें ज्यादा और कुछ कहने की नीड नहीं है। अब देखो, आप रफ कॉपी में कभी भी ऐसी नोट कर लेना, देखो ये जो रेफ्रिजरेटर है मेरा, इधर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, इधर पॉइंट आउट कर रहा था मैं, रेफ्रिजरेटर 24 घंटे में से 24 घंटे ऑन कंडीशन पे नहीं होता, क्लियर इतना? यस सर। यस सर। सुनो, एसी, इस एसी के टेम्परेचर को अगर आप 16 में सेट कर दोगे, मे बी वो ऑल द टाइम ऑन हो जाए, लेकिन अगर आपका घर काफी छोटा है, जैसे अगर आप 8x8 का एक कमरा मान लेते हो और एक एसी को 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे इफेक्टिव कूलिंग पे रख लेते हो, तो मे बी वो ऑफ हो जाए कंडेंसर की वजह से। क्यों? क्योंकि रूम का टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू वो एसी की वर्किंग टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो देखना, एसी का कंडेंसर एक टाइम के बाद ऑफ होता है। जितने डिवाइसेस दुनिया में सेंसर यूज करते हैं सब में फीडबैक है। आपके फोन में भी देखना फीडबैक ही है, हमारा ह्यूमन बॉडी भी देखोगे फीडबैक भी है। क्या आपकी बॉडी में फीडबैक है? मतलब हमारी बॉडी सीक्वेंसी के अंदर आती है कि कॉम्बिनेशन? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल। सर सीक्वेंशियल कैसे? सर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है हम्म। सर, वो एसी के कंडीशन में आजकल कुछ इन्वर्टर एसी करके आया है, मतलब आ रहे हैं, तो उसमें सर उसमें जो हमें जानकारी है कि उसमें कोई ऐसा रहता है कि वो हमेशा ऑन उसको रखे रहता है? देखो बेटा, जो आपने जो पूछा है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल है। पहली बात तो ये बता देता हूं मैं, ठीक है? पहली बात ये बता देता हूं मैं, जो आपने जो पूछा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल। वो इलेक्ट्रिकल है। उसका फंडा ये है, ऐसे ऑन हो जाता है। पुराने वाले एसी ऐसे होते थे, कंडेंसर ऑफ, पूरा बंद हो जाएगा वो, फिर ऐसे ही जब तक वापस कंडेंसर ऑन, ऐसा होता था वो। जब कंडेंसर ऑफ हो जाता है ऐसा। अभी जो इन्वर्टर एसी है ना, उनका बस कंसेप्ट मुझे थोड़ा सा आइडिया है, ये है ऐसा ऑन हो जाएगा, उसको फिर वो ऑन ही रहने देगा, रिवर्स मोड में ऑपरेट करवाने नहीं देगा। तो वो क्या होगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप लाइटली होगा। और ये वाला जो मैंने पीक डिटेक्टर आपको पढ़ाया था, उससे उसका आइडिया ले सकते हैं। पूरा ऑफ होने नहीं देगा वो, बस इतना ही कंसेप्ट। लेकिन एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है बेटा, ठीक है? इवन जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, सर हमारा फोन चार्ज कैसे हो रहा है, तो मैं उनको बता नहीं पाता, लेकिन फिर मैंने उसको कुछ हद तक बताना, एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि आपका जो फोन है ना वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क है तीनों में। आप जो पूछ रहे हो वो इलेक्ट्रिकल है, बट मैं बस बोला कि फीडबैक का एग्जाम, बट फिर भी वो कंप्लीटली आपका जो कंडेंसर है ना वो कंप्लीटली ऑफ नहीं होता इन्वर्टर एसी में, ठीक है? पावर सेविंग मोड करते हैं हम लोग। आगे चलें क्या? यस सर। यस सर। अभी देखो, जैसे ये कि हमने फ्रिज के टेम्परेचर को लेट्स एक्सपेक्ट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दिया, तो फ्रिज को ऑन करोगे तो फ्रिज का कंडेंसर ऑन हो जाएगा। अब वो कूल करता रहेगा, कूल करेगा तो पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हमने इनपुट दे रखा है, बार बार वो क्या बोलेगा पता है? मेमोरी एलिमेंट बोलेगा कि हम जो भी इसमें माइक्रो कंट्रोलर या मेमोरी एलिमेंट लगा हुआ है उसमें कितना सेट कर दिया आपने? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 5 डिग्री सेंटीग्रेड बोला था क्या? यस सर।
यहाँ पे मैंने 5 डिग्री सेंटीग्रेड पुट कर दिया, यहाँ पे देखो इनपुट दिया, यहाँ पे आया, प्रोसेस हुआ, तो और कूलिंग करेगा और कूलिंग करेगा, फिर यहाँ पे कितना डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा, लेस देन 25, फिर और जाएगा और कूलिंग करेगा टेम्परेचर, फिर ये हो जाएगा 15 और कूलिंग करेगा, ऐसे करके कहां तक जाएगा 5 इनपुट। हाँ, अब देखो इसको इस मेथड से अगर एक्सप्लेनेशन देना है तो इनपुट को मैंने कितना कर दिया कि मैं कितना डिग्री सेंटीग्रेड या कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहता हूँ, 5 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी राइट नाउ क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हम मान लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है आउटपुट का एनवायरमेंट या फ्रिज का एनवायरमेंट। फ्रिज में जो कूलिंग हो रही है वही आपका आउटपुट है, समझ में आया। और जो रेगुलेटर से आप जो टेम्परेचर सेट करते हो, आजकल तो और ज्यादा ऑटोमेटिक आ गया, उसमें तो एग्जैक्ट टेम्परेचर भी सेट करते हैं, नहीं तो फिर हमारे पास यहाँ पे वो रेगुलेटर 1, रेगुलेटर 2, रेगुलेटर 3, रेगुलेटर 4, रेगुलेटर 5, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, ऐसे ही है ना। आइडिया Yes, बोल रहा sir. हूँ मैं, आइडिया लेने की बात कर रहा हूँ। तो 40 है, मेमोरी एलिमेंट बोलेगा इस 40 को स्टोर कर लेगा मेमोरी एलिमेंट, और बोलेगा यार 5 है और यहाँ पे कितना दे रहे हो आप 40, आर वी हैविंग सम डिफरेंसेस। यस सर। तो डिफरेंस के बाद जो आउटपुट आता है इसी को हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलते हैं एरर सिग्नल। डिफरेंस इवैल्यूएट करने के बाद क्या जो आउटपुट आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, एरर सिग्नल। एरर सिग्नल। तो वो बोला 5, यहाँ से 40, तो कॉम्बिनेशन सर्किट को बोलेगा भाई तू अपना कंडेंसर ऑन रख और कूलिंग कंडीशन को कंटिन्यू कर। कूलिंग कंडीशन को कंटिन्यू करने को बोलेगा तो बोलेगा यार मैं 30 हो गया अभी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर लिया क्योंकि कूलिंग कंडीशन है, कंडेंसर लगा हुआ है। तो 30, यहाँ पे 30 आया और इनपुट हमने 5 सेट किया था, अभी भी एरर सिग्नल आएगा। यस सर। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस को इवैल्यूएट कर रहा है। तो बोलेगा भाई तू अपना कंडेंसर को चालू करके रख, ठीक है। तो 30 हुआ, मैं मान लेता हूँ और जल्दी क्विक कर रहा हूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 1-2 स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो बोलेगा नहीं यार, मेमोरी बोलेगा मैं 20, मेमोरी बोलेगा मेरा जो एनवायरमेंट है ना, मेरा जो फ्रिज का कंडीशन ये टेम्परेचर है उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बोलेगा अरे नहीं अपने को 5 करना है, ओके एरर सिग्नल फिर से आएगा, बोलेगा अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोलेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, बोलेगा अच्छा नहीं भाई अपने को तो 5 चाहिए, ठीक है। ऐसा होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस ऑफ 5% टॉलरेंस लेवल, हर जगह होता है टॉलरेंस लेवल। यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगा, जस्ट इमेजिन करो 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और अगर ये इसके टॉलरेंस लेवल के अंदर है तो एरर सिग्नल कितना आ जाएगा, 0। और अगर आप आइडियली बात करना चाहते हो तो टॉलरेंस लेवल को हटा दो और यहाँ पे एग्जैक्ट 5 जा जाएगा, 5 एंड -5, 5 - 5 कितना आ गया 0। दिस इज +5 -5, तो एरर सिग्नल कितना आ गया 0। अब आपका कंडेंसर जो ऑफ हो जाता है ना, वो यही वाली कंडीशन, जब एरर सिग्नल अप्लाइड टू दिस रेफ्रिजरेटर या एसी, एरर सिग्नल जब 0 हो जाता है तो अब हमारा जो कंडेंसर है वो क्या हो जाता है, ऑफ। या एसी क्या हो जाता है, ऑफ। एसी ऑफ होता नहीं है, उसका मेन कंडेंसर जो कि हाई करंट को कंज्यूम करता है वही ऑफ हो जाता है। ये वाला इसलिए करते हैं हम लोग फीडबैक एलिमेंट, सो दैट हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाए, ऑल द टाइम कंडेंसर ऑन ना रहे। समझ में आ गया इतना फीडबैक एलिमेंट का मतलब? यस सर। सेम हाल हमारा गीजर, GYEAZER, गीजर और एमर्जन रॉड बोलते हैं या एमल्जन रॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमल्जन रॉड। पानी जो हम गर्म करते हैं, अगर आप उसको रॉड से गर्म करोगे तो वो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, और अगर आप उसको गीजर से गर्म करोगे तो वो सीक्वेंशियल का एग्जांपल है। जैसे हम कपड़ों को आयरन करते थे तो जो कोयले वाला आयरन होता है जिससे हम कोल से आयरन करते हैं, वो तो भाई गर्म करता रहेगा, कपड़े जल जाएंगे, उसको नहीं फर्क पड़ता। तो वो किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का। और हम जो रिसेंट आयरन यूज करते हैं वो टेम्परेचर सेट कर सकते हो आप उसमें, उसी ही टेम्परेचर पे हमेशा मेंटेन रहेगा और आपके कपड़ों को डैमेज नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, आपको पता होगा जितनी नई कारें आती है, फीडबैक का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, मल्टीपल जगह पे जितनी नई कार आ रही है आजकल के रेस में, आप ड्राइवर के सीट को आगे पीछे करोगे तो उधर जो मिरर होता है ना, वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन द सीटिंग एबिलिटी ऑफ द ड्राइवर, वेदर ही इज मूविंग अहेड। आपको पता है कार के नीचे एक ऐसा यू शेप का होता है एक रॉड, जिसको आप दबाते हो तो आपका सीट आगे और पीछे मूव करता है। तो जैसी सीट आगे पीछे मूव करेगा तो उधर जो विंडो पे जो मिरर है वो भी आपका आगे पीछे मूव करेगा ऑटोमेटिकली। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? फीडबैक। हमारा बॉडी भी फीडबैक का एग्जांपल है।
आपको बुखार गलत चीज नहीं है। वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करने का मतलब वो व्हाइट ब्लड सेल है। जितना मैं केमिस्ट्री तो नहीं, सॉरी मैं बायो तो नहीं जानता, बट जितना मैं बता रहा हूँ वो रिलेटेबल है। डॉक्टर्स भी आपको यही बोलेंगे, क्योंकि मैं इंजीनियर होकर उनकी बातें बता रहा हूँ। तो हमारी बॉडी में जो एंटीजेंस नहीं, एंटीबॉडीज, हाँ एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज जो पहले से है हमारी बॉडीज में, वो फॉरेन पार्टिकल्स जब हमारी बॉडी में अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है ना, और राइज होके ये बताता है कि आप जो भी हो, आप गुलशन हो और XYZ जो भी वैल्यूज, जो भी बंदे हो, आप सतर्क हो जाइए, बी केयरफुल, आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स का अटैक हुआ है। तभी वैक्सीन लगाने से वैक्सीन का जो एंटीजेंस नहीं, एंटीबॉडीज, वैक्सीन का जो एंटीबॉडीज है ना, वो हमारी बॉडी में पहले से नहीं है। जिसकी बॉडी में पहले से नहीं है उन पे क्या बोलना चाहिए, उनकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, और उनकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होने से वो मैसेज आपको ये बता रहा है कि आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स का अटैक हुआ है। वो बाद में एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेंगे, तो फिर जैसे वो एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेंगे, वो जनरली 10 to 15 डेज लगता है, तो एंटीबॉडीज जैसे ही वो क्रिएट कर लेंगे तब आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। यस तो जो फीवर आता है ना, फीवर आपको बताने के लिए आता है। अगर फीवर नहीं है, जैसे आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स का अटैक हुआ और आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, तो ये वर्स्ट इम्यूनिटी लेवल हो जाएगा आपका। आपकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं की। जैसे मुझे कोई यहाँ पे मारेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे कोई मुझे मारेगा और मेरी बॉडी सेंस नहीं कर रही है, तो मेरी बॉडी का सेंस ऑर्गन खराब है ना। यस सर। ये मैंने बोला कि हम ह्यूमन बॉडी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। आंखें, दीज आर द फीडबैक। ये देखो, ये आईज है ना, हम इसको ये बोल सकते हैं मेमोरी एलिमेंट। समझ में आया? यस सर। उससे भी और ज्यादा डेप्थ में जाओ तो बोलेगा सर मेमोरी एलिमेंट तो ब्रेन है। ऑब्वियसली ब्रेन है, लेकिन उस ब्रेन को सेंसिंग सिग्नल कौन प्रोवाइड कर रहा है? आईज। ठीक है। तो हमारा जो ईयर है वो भी एक सेंसर है। तो हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन जो बोलते हैं वो सेंसर ही है। तो सेंसर क्या करेगा पता है? ब्रेन को मैसेज बोलेगा, फिर उसके हिसाब से आपका जो ब्रेन है वो मल्टीपल बॉडी पार्ट्स को सिग्नल भेजेगा, तो बोलेगा रिएक्ट अकॉर्डिंगली। सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल ये लगता है, जब आप चप्पल पहन के बारिश में चलते हो तो देखना कई बार आप गिर जाते हो, कई बार आप गिरते गिरते संभल जाते हो। यस यस सर। सर। हाँ, ये मेरे साथ ही हुआ है कि आप लोग भी इंसानों की गिनती में आते हो। आते हैं हुआ सर। है सर। आते हैं ना? हाँ हाँ, तो ठीक है। तो ना ऐसे अगर इफ आई एम वॉकिंग, जैसे मम्मी आपको पोछा लगाई हुई है, मॉप किया हुआ है फ्लोर को, और आप चल रहे हो स्लिपरी ऐसे, तो आप सबसे पहले ब्लेम किसको करते हो? मम्मी को ही ना। तो ये तो अलग हो गया, इसको हटाओ, आगे चलते हैं हम। आपकी बॉडी में उस ऑर्गन का नाम जानना है तो सबसे पहले आप स्लिप हो रहे हो, फिसलने वाले हो, इसको जो सेंस करता है उस बॉडी के ऑर्गन का नाम बताओ। ये ईयर। आपकी बॉडी कितनी बैलेंस वे में चल रही है ना, वो ईयर को पता चलता है, आंखें नहीं, ब्रेन नहीं। ब्रेन तो कहां से देख पाएगा? ब्रेन कैसे देख पाएगा आप कैसे चल रहे हो? नो। आपकी बॉडी कितनी बैलेंस्ड वे में चल रही है, ये सबसे पहले कानों को पता चलता है। क्लियर इतना? और यस सर। इसी को बायोलॉजिकल फिनोमेना में बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही क्विक है। देखना बहुत सारे क्रिकेटर्स या कुछ लोग ना बाइक बहुत अच्छा चलाते हैं, तो जो बाइक बहुत अच्छा चलाते हैं ना, उसकी दो वजह होती है। एक तो एक्सपीरियंस, एक तो उनकी बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स एक्शन, कि सडनली सपोज कार ऐसा आ रहा है, कट कहाँ पे कट मारना है, उनका ब्रेन का प्रोसेसिंग टाइम काफी सही होता है बस उसी जगह पे। लेकिन उन्हीं को बोल दो आजा भाई मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, तो रिफ्लेक्स एक्शन गया भाड़ में। समझ में आया? यस तो सर। तो ऐसा नहीं है, आप कभी किसी को बंदे को देखते हो ना क्या टैलेंटेड है, तो उसको बोलना 1/1 + x² का इंटीग्रेशन करके बता, फ्रॉम 0 to π/4, तब बोलेगा अब बता कितना इंटेलिजेंट है। समझ में? जैसे कि मैं ट्रेवल करता रहता हूँ ना इन जनरल कहीं पे भी, तो इंडियन पेरेंट्स आ जाएंगे, सर, मतलब सर नहीं बोलते, बेटा आप कहाँ से? जैसे बोला ना IITian हूँ, तो मैं एसएस से पास आउट हूँ करके, मैं ऐसी पहले भिलाई में था, फिर मैंने कानपुर से अपना एमटेक कर लिया, मैं टीचिंग करता हूँ, ऐसे बोलता हूँ शॉर्टकट में, बता दो कानपुर से अपना एमटेक किया, इतना बता दो। फिर कानपुर से एमटेक किया तो लगता है कानपुर के झुंझुनलाल कॉलेज वाले से अपना एमटेक किया होगा, तो मैं बोला नहीं एमटेक नहीं, IIT कानपुर से किया। तो फिर बोलेंगे सर हमारा भी बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, फोन चलाने में इंटेलिजेंट है कि टीवी का रिमोट चलाने में इंटेलिजेंट है? मुझे मत सिखाओ। इतना इरिटेटिंग लगता है ना। हमारा भी बच्चा है 6th स्टैंडर्ड पे, काफी इंटेलिजेंट है, देखो ना,
अरे काहे का इंटेलिजेंट? फोन चलाने में इंटेलिजेंट होता है क्या कोई बंदा? बताओ, बोले जल्दी। है सर। फोन चलाएगा, फोन चला लेगा, घर का लैपटॉप चला लेगा, टीवी चला लेगा, तो भाई वो इंटेलिजेंट लेवल है क्या? वो कोई इंटेलिजेंट लेवल नहीं होता। सही है? यस सर। ज्यादा पढ़ लेगा तो इंडियन पेरेंट परेशान, कम पढ़ता है तो भी इंडियन पेरेंट परेशान। तो क्या करे अभी बताओ? ये तो ज्यादा ही पढ़ लिया हो, ज्यादा ही पढ़ लिया। अगर देखो, मैंने तो यहाँ तक देखा है जैसे कुछ स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, दे आर वेरी मच टैलेंटेड। अभी कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट है, का 200 कुछ रैंक आया है। 1 लाख बच्चों में 200 रैंक लेके आना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो उसके पेरेंट्स लोग बिजनेस करते हैं, तो क्या बोल रहे हैं पता है? हम अपने बच्चे को किसी भी आईआईटी में एडमिशन नहीं देंगे, वो लड़का परेशान है। समझ में आ रहा है? हम बाहर नहीं भेजेंगे, होम सिकनेस, हम बाहर नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, यहीं रह के जो करना है करेगा बोलेगा। ठीक है, ओके, आगे लिखो आप। राइट फ्यू पॉइंट इन सीक्वेंशियल सर्किट। इन सीक्वेंशियल सर्किट memory element is referred as latch oblique flip flop. In sequential circuit, memory element is referred as latch oblique flip flop. Next, आगे लिखो, latch is a 1-bit storage device. Latch is a 1-bit storage device. Latch is a 1-bit storage device. Latch का आम भाषा में मीनिंग बताओ। लैच का आम भाषा में मीनिंग बताओ ना बेटा। टेम्पररी, परमानेंट नहीं क्लोज करना है। जैसे लैच द डोर, मतलब डोर को ऐसे जस्ट जाके बंद कर दो, परमानेंटली लॉक नहीं करना है। तो लैच कैसा है? इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर। नेक्स्ट, Yes, sir. लैच इज कितने बिट का स्टोरेज डिवाइस है वो? 1 bit. 1 bit. These are the basic, these are the mathematical expression, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं these are highly conceptual statement which may be asked in your exam. बट मैंने देखा है कि फिजिक्स वालों को ना थ्योरेटिकल पार्ट पूछता ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी। आप चेक किए? आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल दे दिया है, पहले सॉल्व कर ऐसे। तो लैच की कितनी कैटेगरी होती है हमारे पास? कितने टाइप्स ऑफ लैच हमने कॉलेज में पढ़ा है? We have studied 2 types of latch. पहला लैच का नाम क्या है? NOR. NOR लैच लिखो। मैं आपको ऐसा लैच पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, लेकिन आपको लॉजिक गेट आना चाहिए। लॉजिक गेट आता है आपको? यस सर। Yes, sir. लॉजिक गेट डेफिनेटली आता है। सुनो ध्यान से मेरी बात को और रिप्लाई करोगे। अगर एक नॉर गेट में एक इनपुट 1 हो जाए, दूसरा इनपुट आई डोंट केयर एट ऑल, तो आउटपुट कितना आएगा? 0. 1 प्लस कुछ भी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सुजाता लिखा हुआ है AS। ठीक है बेटा, यू आर हैविंग करेक्ट आंसर, यू हैव रिप्लाइड बाय कमेंटिंग, नो प्रॉब्लम, गुड। आप कमेंट भी कर सकते हो रिप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? इतना आप अगर रिप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट भी कर सकते हो। 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट, आंख बंद करके क्या? 0. व्हाट डू यू मीन बाय आंख बंद करके 0? बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय आंख बंद करके 0? नहीं समझ में आया ना? आंख बंद करके 0 का मतलब सोच समझ के लिखना नहीं पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो 1 प्लस 1 इनपुट होगा नॉर गेट में, तो मैं क्या करूंगा? देखोगे तो 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट 0, सोचना नहीं है। सोच के लिखोगे तो आप गलत ही करोगे। नॉर गेट में अगर एक इनपुट 1 है तो 1 प्लस कुछ भी इज 1, कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया? 0. 0. तो सर अगर एक इनपुट 1 है तो दूसरा इनपुट जानो या ना जानो, जाने तू या जाने ना, ओके?
समझो ना। हाँ देखो यहाँ पे, अगर एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट पता नहीं, तब जानना पड़ेगा। मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर नॉर गेट में एक इनपुट 1 है तो डायरेक्टली 0 लिख दो, अगर एक 0 है तो 0 प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट कितना आया? X bar. X bar. So what is important to you? Sir, this circuit is important to me. The thing is this one, कि if a NOR gate consists of single input as logically high, then without any secondary thought, I can write my output as 0. समझ में आया? Yes. Yes, sir. NOR गेट में एक इनपुट 1, आउटपुट लिखो डायरेक्टली 0। अब आएगा मजा। टू गेट द बोर्ड नाउ, S है, R है, ये Q है और ये Q बार है। इनपुट का नाम बताओ, इसमें इनपुट कौन है? RS. RS नहीं, हम SR बोलेंगे। कई बार बुक्स में RS बोलेगा, SR बोलेगा। SR बोलेगा तो S पहले R बाद में, RS बोलेगा तो R पहले S बाद में। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय Q? Q हमारा आउटपुट है, Q हमारा आउटपुट है, Q हमारा आउटपुट है। तो Q बार क्या है? कॉम्प्लीमेंट वाला आउटपुट, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। Q हमारा आउटपुट है तो Q बार हमारा कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है। आप बताओ इनपुट SR की आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4. 4, 0 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 0। मजा आना है कि नहीं बताओ पहले, टाइम कितना बचा? ओके, इसको ही कंप्लीट करेंगे। हाँ देखो ध्यान से, we are having possibilities of S and R as 0 0 0 1 1 0 and 1 1। याद रख लेना, हमें आउटपुट से मतलब है। जब खुद एग्जामिनर ना बोल दे कि भैया आपको कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट लिखना है, तब तक हम क्यू बार का डिस्कशन नहीं करेंगे। बट बाय डिफॉल्ट हम किसका डिस्कशन करते रहते हैं? आउटपुट, मतलब क्यू का। देखो ध्यान से, मैं ना यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। एस कितना है? 0. 0। आर कितना है? 1. 1। Sorry, 1. 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट, आंख बंद करके। अब आप बोलोगे जी। सर कैसे? मैंने बोला था ना, जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो। बोला था कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ए 1 है, क्या फर्क पड़ता है? 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट 0। इस 0 को घुमाओ, यहाँ पे लेके आओ। अब ये 0 ना यहाँ पे आ गया, क्योंकि वायर में डिले हम कभी भी लेते नहीं है। ये 0 यहाँ आ गया, 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट। 1 सो व्हाट इज Q बराबर? Q कितना आया? 0. रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। चलो दूसरा कंडीशन देखते हैं। ये समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी इसको देखो, S कितना है? 1। R कितना है? 0 1। आंख बंद करके 0 0। क्यों? ऐसा याद करो, 1 प्लस कुछ भी 1 कॉम्प्लीमेंट 0। 0 ये वाला यहाँ चला गया। 0 प्लस 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1 1 तो ये आ गया 1, ये आ गया 0। बोलो समझ में आया? Yes, sir. yes sir देखो बेटा, मैं लास्ट में एक स्टेटमेंट बोलूंगा ना, आप हंसोगे और बोलोगे यार सर जितने लोग डिजिटल पढ़ाते हैं ना सब बेवकूफ बनाते हैं, अपने आप को भी और दूसरों को भी। लास्ट में मैं ये प्रूव कर दूंगा इस पर्टिकुलर सर्किट के बाद कि जितने लोग डिजिटल पढ़ाते हैं या तो वो अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं या तो स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं। प्रूफ दिखाऊं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन थोड़ी देर वेट करो, ये 0 0 है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं, सर आप इस सीक्वेंस को क्यों फॉलो कर रहे हो? एक बार आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा ना तो आप किसी भी रैंडमली फॉलो करोगे। बट इस दोनों को क्यों फॉलो करा है? क्योंकि पहले बच्चों को y = mx पढ़ाओगे, फिर y = mx + c पढ़ाओगे, फिर सर्कल पढ़ाओगे, फिर पैराबोला पढ़ाओगे, फिर इलिप्स पढ़ाओगे। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, इसलिए मैंने इसी फॉर्मेट में आपको समझाया। नीचे वाला क्या है? SB1 और RB 1 1. तो 1 1। अच्छा 1 1 हम नहीं लेते, क्योंकि 1 लोगे तो यहाँ 0, 1 लोगे तो यहाँ पे 0। अभी किसको लें? S = 0 और R = 0 0।
मैं बताता हूँ ऐसे क्यों लिया, इसको 0 इसको 0। चलो एक बार आगे जाने की बात करता हूँ मैं। अगर कोई नॉर गेट में कोई इनपुट 1 होता तो मैं डायरेक्टली आउटपुट क्या लिखता, 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट 0 लिखता। 0 अगर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 होता तो मैं फट से आंसर लिख देता बिना सोचे समझे। लेकिन क्या करें अब हम क्या करें, सोचो ये है क्या, दिस कैन बी एनीथिंग 0 और 1, this Yes. can be anything 0 and 1. The reason is we are studying digital, and a digital circuit can have 0 1 as output. So this can be 0 1, this can be 0 1. मैं बोला नीचे को सॉल्व करना है तो नीचे को सॉल्व करो, ऊपर को सॉल्व करना है तो ऊपर को सॉल्व करो। ये वाला क्यू बार यहाँ पे है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो जनरल सॉल्व कर रहे हैं। 0 प्लस क्यू बार is q bar and whole bar q. This q comes here, this q comes here. 0 plus q is q complement Q1. q bar. It means what? q remains q and q bar remains. Q bar. Let me prove it using other method. दूसरा मेथड देखें। Yes, sir. आप ये बताओ, in digital electronics output can be 1 and 0. Yes, sir. In digital electronics output can be 1 and 0. 0 0 दिया। Assume initial output as q as 1 and q bar as 0. देखो ये q था, ये q bar था, तो मैंने बोला क्योंकि हम डिजिटल पढ़ रहे हैं तो आउटपुट कैन बी 1 and 0. So let me assume that output is digitally 1 0. You can take 0 1 as well, no problem. इसको सॉल्व किया था ना, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला चाहिए, ये कितना है? 1. 1, तो ये 1 है। 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट 0. 0. ये 0 वहां चला गया, 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट 1. तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू प्रूव किया, 1 है तो 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, तो q है तो q रहेगा, और q बार है तो Q bar. मतलब परिस्थितियां बदली। हिंदी नहीं। लैंग्वेज, परिस्थितियां Yes. बदली। नहीं। नो चेंज को क्या बोलते हो? Whole. q बराबर 0 है, 0 को क्या बोलते हो? Off. बट अब ऑफ वाला वर्ड नहीं यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग सीक्वेंशियल नेम। ऑफ इज कंसिडर्ड एज Reset. रीसेट। Reset. ये 1 है, मतलब 1 को क्या बोलते हो? ऑफ की ऑन। 1 को क्या बोलते हो? ऑफ की ऑन। On. Off. ऑन। ऑन को क्या बोलेंगे? सेट। सेट एंड रीसेट कंडीशन। अभी एक लास्ट वाला केस बचा हुआ है, लास्ट वाला केस देखें। Yes, sir. लास्ट वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजन भी होगा आपको, लेकिन अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो नहीं होगा। एस और आर दोनों कितने लास्ट केस में? 1 1. अच्छा, ये जो आउटपुट था उसका वेरिएबल क्या था? जनरल आउटपुट इज क्यू Q एंड and जनरल Q. आउटपुट इज क्यू बार। ठीक है, 1 1 1 दोगे तो क्या आएगा? 1 दिया, क्या आया? 0. 0. 0। किसी को कोई शक? No. 1 दिया, क्या आया? 0. 0. तो 0 0 मतलब क्या होगा? Contradiction. दिस इज द आंसर। 1 दिया, 0 आया, 1 दिया, 0 आया। सो क्यू कितना आ रहा है? 0, और क्यू बार कितना आ रहा है? 0. 0. सही है। ओके, लिखो यहाँ पे जल्दी। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ कुछ अंदर 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 फीलिंग आ रही है, बोलना चाहते हो? हाँ Yes, sir. हाँ हाँ, लेकिन वो बोलना नहीं है, नहीं तो फिर हाँ 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 बोलो। नहीं तो फिर हम स्टूडेंट कैसे? फिर तो सुताई। सुताई मतलब पिटाई। ओके, देखो इधर पे, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 1 1 दूंगा तो 0 0 आएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों? आप सोच रहे होगे कि मैथमेटिकल एरर है ना? मैथमेटिकल एरर कोई वजह नहीं है बेटा। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला यार नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने क्या कहा था? अरे
हाँ, शेक्सपियर ने क्या बोला था? नाम में क्या रखा है? इसको ले लो P, इसको ले लो Q। अब बताओ कहाँ पे एरर है? 1 दिया 0 आया, 1 दिया कितना आया? 0 0 1 दिया 0 आया, 1 दिया 0 आया। अब तो कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है ना? यस सर। हाँ, तो लास्ट टाइम पे क्या हो रहा था? इधर Q था, इधर Q बार था, तो Q एंड Q बार कैन नॉट बी सेम। तो ये आपने बोल दिया था, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरा फ्रेंड आया, बोला यार नाम में क्या रखा है, नाम बदल देना। तो मैंने बोला हाँ यार, अब दुनिया का कोई भी बंदा इसमें एरर नहीं निकाल सकता, क्योंकि 1 है तो P इज 0, 1 है तो Q इज 0 एंड P एंड Q बोथ कैन बी 0। बट अब दिक्कत क्या हो रहा है, सुनते रहना ध्यान से। जब 1 1 दिया तो आउटपुट कितना आया? 0 1 1 दिया तो आउटपुट कितना आया बेटा, फिर से बताओ। 0 0 0 0 0। अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूँ उसके बाद मैं बोलता हूँ 1 1 दिया तो 0 0 आया। अब हम बोल रहे हैं 0 0 देने से होता क्या है, ये बताओ। 0 0 देने से होता क्या है एक लैच में? प्रीवियस होल्ड हो जाता है। हाँ, तो मैंने बोला अब लुक एट द बोर्ड। मेरा फ्रेंड आया, उसने बोला यार मैं ना 0 0 देता हूँ। तो जब वो 0 0 दे रहा है तो उसकी फीलिंग क्या है? जब मेरा फ्रेंड 0 0 दे रहा होगा तो वो क्या चाहता होगा आउटपुट में? होल्ड। यस यस सर। तो अब देखो, इसको सॉल्व करो या उसको सॉल्व करो, ये 0 वहां चला गया। 0 + 0 कॉम्प्लीमेंट कितना आया? 1 ये देखो, ये 0 यहाँ चला गया। अब ये जो 0 था वो भी वहां चला गया, देखो ना। ये रेड वाला 0 यहाँ जा रहा होगा और रेड वाला 0 यहाँ जा रहा होगा। आप समझ रहे हो ना? यस कि फिर सर। से बताऊं? यस सर। नहीं सर। 0 0 दिया, ये 0 यहाँ पहुंच गया। तो भैया जब ये 0 यहाँ पहुंच रहा होगा तो भाई ये 0 वहां नहीं पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा। यस हाँ, सर। यस तो बोथ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 0 + 0 कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1। 1 और ये भी 0 यहाँ था, 0 + 0 कॉम्प्लीमेंट कितना है? 1। ये समझ में आया तो आगे चलूंगा मैं। यस सर। यस मेरा फ्रेंड की क्या एक्सपेक्टेशन थी? 0 0 देने से होल्ड, ठीक है। और आगे चल रहा हूं मैं। ये वाला 1, ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया। वापस इनपुट को मैं बदला ही नहीं, 1 प्लस कुछ भी कॉम्प्लीमेंट, 0 0 तो ऊपर भी क्या है? 0 0। तो अभी भी मेरा फ्रेंड ना आउटपुट बदला नहीं, और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? होल्ड होगा करके। वो ये सोच रहा है होल्ड होगा करके। ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया। 0 ब्लैक 0 ग्रीन 0, 0 + 0 कॉम्प्लीमेंट 1, और नीचे भी ब्लैक 0 ग्रीन 0। आउटपुट क्या हो रहा है? 1 0 1 0 0 1 0 1, ऐसे ही हो रहा है। यस सर। यस ये बताओ 0 0 पे होना क्या चाहिए था? होल्ड होना चाहिए था। होल्ड होल्ड का मतलब जो भी था सेम वही होना चाहिए था। वही। क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था इंडिपेंडेंटली, याद करो स्टार्टिंग में जब मैं था आराम से इस रूम में और मैंने 0 0 को दिया था, तो मेरा फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा था? होल्ड कर रहा था कि नहीं? यस सर। यस याद रखो, इसको जब मैं करा रहा था थोड़ी देर पहले, जब मैंने इसको 0 0 कराया था वैल्यू लेकर और क्यू लेकर, तो आपने क्या बोला था? सर होल्ड हो रहा है। चेक भी किया था मैंने वैल्यू लेकर। अब जब मैंने 1 1 दिया तो आउटपुट 0 0 आ गया, लेकिन 1 1 के बाद जब मेरा फ्रेंड आके 0 0 दे रहा था, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर्किट में? देखो, होल्ड नहीं हो रहा सर। इन्वर्टिंग होल्ड नहीं हो रहा है। तो होल्ड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में? यस अब आप बोलोगे सर क्यों? फिर से प्रूव करना है। होल्ड में प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये तो कराया था थोड़ी देर पहले, चेक करो। 0 0 देकर Yes. मैंने आपको कराया था, ये सेपरेटली कराया था 0 0 देकर। और 0 0 देकर जब मैं कराया था तो आपने बोला था सर आउटपुट बदल नहीं रहा है तो होल्ड। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें? 1 1 किसमें? 1 1 देने में भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला 1 1 देने में प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और सुनो, किसमें बेसिक प्रॉब्लम किसमें? तभी तो डॉक्टर्स लोग अपना कंटेंट नहीं इंप्रूव करते ना। तब डॉक्टर्स लोग अपना पढ़ाई को इंप्रूव कर लो ना भाई। आने दिन तो नया वायरस आएगा ही ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं। 1 1 आज तक इंडिया में किसी भी डॉक्टर के पास सर्दी और खांसी का इलाज नहीं है, एंड सबके सब कोरोना का इलाज करेंगे क्या? हाँ?
सर्दी और खांसी इज एन एलर्जी। ये एक ह्यूमन बॉडी में एक एलर्जी है। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होता है तो सर्दी पकड़ लेता है, किसी को ठंडे पानी से एलर्जी होता है, वो नॉर्मल है। आज तक जितनी भी एलर्जीज होती है आपकी बॉडी में, इसका तो मेडिसिन बना नहीं पाए, कोरोना का इलाज करने चलेंगे? हाँ, देखो तो सही है। आप किसी डॉक्टर से पूछेगा सर्दी और खांसी का इलाज है क्या, वो आपकी बॉडी में सिर्फ रोकने के लिए, हर्डल प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, लेकिन रियलिटी में उनको भी पता होता है कि सर्दी और खांसी का कोई इलाज नहीं है। ठीक है इतना? यस अरे बोलो ना। यस सर। भाई मेरे को जो लगा वो बोल दिया, वही सही है। देखो 1-1 दे रहा था, 1-1 में आउटपुट क्या आया? 0-0। 0 लेकिन जब 1-1 के बाद जब मैं 0-0 दे रहा हूं ना, तो सर्किट जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना होल्ड वाली, उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 1-1 देने में प्रॉब्लम नहीं है, 1-1 देने के बाद आपका लैच खराब हो गया है, ऐसा हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि 1-1 देने के बाद जब मेरा लैच में होल्ड वाली कंडीशन को देता हूं तो वो होल्ड नहीं कर पाता। लेकिन जब मैं इंडिपेंडेंटली होल्ड को देता हूं तब मेरा लैच होल्ड कर लेता है। लेकिन जैसे ही मेरा इनपुट पहले मैंने 1-1 को दे दिया, तब मैं उसके बाद बोलता हूं भाई तू होल्ड कर, तो वो होल्ड कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। तो हम बोलेंगे इसके बाद हम ये वाले स्टेट को नहीं लेंगे, क्योंकि होल्ड इंडिपेंडेंटली सही था, तो हम ऐसे वाले स्टेट को नहीं लेते। और नहीं लेते मतलब क्या बोलेंगे हम? डोंट नहीं, फॉरबिडन वर्ड अच्छा लगता है मुझे। इनवैलिड इनपुट भी बोल सकते हो आप। क्या बोलेंगे इसको? इनवैलिड इनपुट। लेकिन इनवैलिड इनपुट से बेहतर आप आज के बाद से क्या बोलोगे? फॉरबिडन। फॉरबिडन। फॉरबिडन किसको? इसको बोल रहे हो फॉरबिडन कि उसको बोल रहे हो फॉरबिडन? फॉरबिडन। इसको One. बोलेंगे प्रोहिबिटेड की स्पेलिंग बताओ। PROHIBID। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन इन हिंदी? निषेध। फॉरबिडन टू गो देयर, यहां जाना निषेध है। तो 1-1 इनपुट देना निषेध है। किसमें? SR लैच यूजिंग। बताओ कैसा लगा अभी लैच पढ़ के? अच्छा है सर। ओके तो इसीलिए बेटा 1-1 पे 0-0 आता है, कोई बात नहीं। लेकिन 1-1 के बाद जब 0-0 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट। तो अगर किसी ने बोला कि SR लैच में ऑसिलेशन कब आता है, तो आप क्या बोलोगे? 1-1 के बाद जब हम 0-0 देते हैं तो SR लैच किसमें चला जाता है? 0-1 0-1 0-1। आउटपुट ऑसिलेटर। ऑसिलेट। और अगर आपके एग्जामिनर ने बोला कि जब S और R दोनों 1 है तो आउटपुट बताओ, तो आउटपुट क्या आएगा? फॉरबिडन। नहीं, ये 0-0, सिर्फ ये। लेकिन हम लेते नहीं है, ठीक है? इसको हम अगर बोलता है कि SR दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 0-0। लेकिन हम SR1 देने के बाद अगर हम होल्ड वाली कंडीशन को देंगे तो हमारा लैच खराब हो जाएगा एंड इट हैज एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। तो 1-1 इज एन इनवैलिड इनपुट। बुक्स देखोगे तो लिखा हुआ है कई बार इनवैलिड इनपुट। कुछ बुक्स में यहाँ पे 1-1 में 0-0 लिख दिया हुआ है और आगे लिखा हुआ है कि दैट हैज एंटर्ड इनटू द ऑसिलेशन स्टेट। बट हम 1-1 लेंगे कि नहीं लेंगे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेंगे हम। 1-1 को क्या बोल रहे हैं हम? फॉरबिडन स्टेट। 1-1 इनपुट हम SR लैच में देते नहीं है। अगर बोल देता है कि 1-1 देने से आउटपुट 0-0 आ रहा है, इसको लोगे आप एग्जाम में, ठीक है? यस Yes. ये सही है बेटा, 1-1 देने से 0-0 आउटपुट आएगा। लेकिन फिर 1-1 देने के बाद आप होल्ड वाली कंडीशन देने के लायक नहीं बचोगे। क्यों? क्योंकि हमारा लैच खराब हो चुका है, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर से हमें सेट रीसेट वाली कंडीशन देनी पड़ेगी सबको हटा के। अगर डाउट है तो पूछ लो। सुनो एक बार और बता देता हूं मैं। 0-0 देने से होल्ड कर रहा था, परफेक्ट। 1-1 देने से 0-0 आ रहा था, नो डाउट। लेकिन 1-1 देने से जब 0-0 आ रहा था तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम था बताओ? होल्ड कंडीशन सस्टेन। दैट इज 1-1 देने के बाद जब 0-0 दे रहे थे तो होल्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, ठीक है?
तो ऐसे 1-0-1-0, बट होना चाहिए 0-0 में इसको होल्ड होना चाहिए, लेकिन 1-1 के बाद जब मैं 0-0 दे रहा था तो होल्ड नहीं हो पा रहा था, लेकिन इंडिपेंडेंटली जब 0-0 दे रहा था तो होल्ड कर ले रहा था। इसलिए मैंने बोला कि भैया आज के बाद से ना 1-1 नहीं देंगे, 1-1 देने के बाद हमारा लैच जो है ना वो खराब हो जा रहा है, वो होल्ड वाली कंडीशन नहीं दिखा पाता। 1-1 को देने के बाद होल्ड देते हो तो होल्ड नहीं करता, लेकिन इंडिपेंडेंटली होल्ड देते हो तो वो होल्ड करता है, लेकिन 1-1 को देने के बाद वो होल्ड नहीं करता। क्लियर इतना? यस सर। Yes. तो सही है, आज की क्लास के लिए इतना बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, टाइम भी हो चुका है हमारा। एक बार लैब्स को आप पढ़ के आइएगा, तो जितना हमने आपको पढ़ा दिया सारा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं उसको आप कैसे बैलेंस करोगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइन, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। Thank you so much, sir. हाँ हाँ, कोई कुछ Sir? पूछ रहा है? Sir, classes अब regular होंगी आपकी? देखो बेटा, ये हम कह नहीं सकते, दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। नहीं मतलब like monthly gap ऐसे तो नहीं रहेगा? इतना अब मंथली तो गैप तो नहीं आएगा, मंथली गैप किसी वजह से ही था, वो मेरी वजह से नहीं था, क्योंकि बिकॉज ऐसा Yes, था ना, जैम का सिलेबस में कंप्लीट कर रहा था, डीयू का सिलेबस में कंप्लीट कर रहा था, और फिर मैंने ऑफिस में ये बोल दिया था कि मैं 2 घंटे से ऊपर क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर मेरे को भिलाई की भी क्लासेस लेनी पड़ रही थी, तो अब इतना गैप नहीं आएगा, मैक्सिमम गैप मेरे को लगता है अब वीक का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, जो मेरा पर्सनल व्यू है और एक्सपीरियंस है। okay sir. देखो बेटा, Thank you. इलेक्ट्रॉनिक्स ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा पढ़ लो, लेकिन इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना, सर हम क्या क्या पढ़े? अरे न्यूमेरिकल करो यार, खत्म करो, ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। कोई थ्योरेटिकल पार्ट मत पढ़ो, वैसे भी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट दिया ही कहाँ है, सिर्फ न्यूमेरिकल, ओनली सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब इवन मैं ये बोलता हूँ कि ना आप असाइनमेंट तक को मत करो, आप 2 चीज कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर कर लो और जो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए, ये 2 चीज बस कर लो, कुछ मत करो यार। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने ऐसा पढ़ा दिया है ना कि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में टाइम देना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स में कम टाइम देना चाहिए, लेकिन पता चला मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस की बात, आप चल रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस में, पता चला पूरा का पूरा पेपर बिगड़ गया। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि हमको अपनी शत्रुओं को दुर्बल, हाँ, शत्रु को दुर्बल नहीं समझना चाहिए, समझिए, अंडर एस्टिमेट मत करो इलेक्ट्रॉनिक्स को, समझ गए? वो अंडर एस्टिमेट करते क्यों हो पता है? क्योंकि आपको लगता है कि गुलशन सर ने तो सब पढ़ा दिया, सारे क्वेश्चन बन जा रहे एज इट इज क्वेश्चन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन मेरी कॉपी से आएंगे, मैं आज भी गारंटी से बोल रहा हूँ, 2-3 सालों से मैं हर बार कहते आया हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ उसी से आएगा क्वेश्चन। इवन जैसे सीएसआर वाले ने क्वेश्चन को डिस्कार्ड किया था, आपको याद होगा, क्वेश्चन को डिस्कार्ड किया था उन्होंने, क्वेश्चन सही था, अरे उनकी एबिलिटी नहीं है। कोई नेट सीएसआर के कई सारे क्वेश्चंस को मैंने गलत प्रूव किया है, किसी स्टूडेंट ने अभी तो बनाया था, वीडियो भेजा था मुझे, आपके गेट एग्जाम के क्वेश्चन गलत है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। देखो, फिजिक्स डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर सेट करने देंगे तो वो जनरली एरर ही करेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर को गलत सेट करते तो। इसीलिए आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, आपको जितना पढ़ाया गया वो कॉपी है ना बेटा, अगर कभी भी कुछ मन ही ना करे ना कि सर अब तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम स्केर्सिटी, देन इन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन डू, तो जो कॉपी जो आपने अपने हाथों से बनाया ना उसी को पढ़ के पेपर में चले जाना, कंसिडरिंग मैथमेटिकल पार्ट टू बी अ गुड वन, तो आपसे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। अब आपके गेट एग्जाम में देखो, आपके गेट एग्जाम में वो नॉर्मली लॉजिक गेट का क्वेश्चन पूछा था, वो हमने दूसरे क्लास में कवर अप कर लिया था, जब डिस्टेंस जस्ट शुरू हुआ था, हार्डली डिस्टेंस स्टार्ट हुआ था और कुछ भी नहीं था, 2 क्लास 3 क्लास हुआ था, तो गेट में जो इस साल 2021 में जो क्वेश्चन था वही मैंने सॉल्व करवा दिया था, चेक करना ध्यान। यस ये तो गेट के लेवल है आपका, इसलिए आप प्लीज मेरे पे फेथ रखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में फुल मार्क्स, या तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो 90% वेटेज इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे 30 मार्क्स का है तो 27 मार्क्स या 25 मार्क्स आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा बेटा, और आपको रिमेनिंग 70 मार्क्स किसी और सब्जेक्ट में लेके आना है, बाकी सारे सब्जेक्ट। ठीक है, आप अपना फियर फैक्टर हटाओ, कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, और हर दिन क्या करो, सर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में गैप आ रहा है, ये जो गैप आया है तो इस गैप को कैसे ओवरकम करते थे, मे बी मैंने आप लोगों को बता नहीं पाया था, क्योंकि ये आया तो अब मेरे को दिमाग में क्लिक कर रहा है। एक क्वेश्चन ओपैम का करो पूरे दिन में, एक क्वेश्चन जेना डायोड का, एक क्वेश्चन बीजेटी का, और एक क्वेश्चन डायोड का, 4 क्वेश्चन करोगे तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो जाएगा, रिवीजन। पूरे 24 घंटे में 4 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। 4 क्वेश्चन करना है भाई, आधे घंटे मान लेता हूं मैं, तो आधे घंटे में इलेक्ट्रॉनिक्स रिवीजन। सर कौन सा करें? अरे जो क्लास में करा है उसी को कर लो, उससे आपका क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन।
तो 4 क्वेश्चन पढ़ के मैं पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को रिवीजन कर सकता हूँ, फिर 4 क्वेश्चन क्या करो, अल्टरनेट डे 4 क्वेश्चन करते रहो। उससे क्या होगा कि जो गैप है ना, उसकी वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा नहीं। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। और क्या करो, जैसे आपको पता है मैथ्स में अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ, बट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कितने बार यूज किया है क्लास में। हाँ, मुझे पता है कि उस स्टैंडर्ड का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, उस स्टैंडर्ड जैसे लैग्रेंजियन का पढ़ते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ ही नहीं सकता। कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में वो नहीं आ सकता। लेकिन लैपलास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था क्या? वही Yes. लैपलास ट्रांसफॉर्म वहां पे पढ़ रहे होगे, सेम चीज है। यस सर। टी टू दी पावर ऑफ टी यू टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना, एफ ऑफ टी बाई टी का लैपलास निकालना, एफ ऑफ एस बाई एस का इनवर्स लैपलास निकालना, वो सब प्रॉपर्टी यूज कर रहे होंगे हम लोग। एंड वी कैन सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग व्हाट, लैपलास ट्रांसफॉर्म। आप अपनी कॉपी एक बार ओपन करोगे ना, आपको लगेगा इतनी सारी हजार चीजें लिखी हुई, कब पढ़ेंगे हम। आप अपने एसी एनालिसिस में देखना, मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करवाया जिसमें इंटीग्रेशन भी लिखा था, और मैंने उसको बोला था फेजर फॉर्मेट से या फेजर फॉर्म से हम उसको डायरेक्टली 2 लाइन पे सॉल्व कर सकते। चेक करना, वो होगा आपकी कॉपी में। यस सर। हाँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत सारा पढ़ाई करेंगे हैप्पी होके। अगर जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई थोड़ी देर के लिए क्विट कर लेना, बट हैप्पी होके पढ़ाई करो एंड डोंट टेक दैट पढ़ाई और स्टडीज एज अ स्ट्रेस। पढ़ने का मन कर रहा है तो बिल्कुल पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है टेक अ ब्रेक और फिर पढ़ो। उसके बाद अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं होगी, एक टाइम के बाद। मेरे पास एक वीडियो था, मैं कैसे शेयर करूं आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, किसी स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, मे बी दीक्षित को या तो फिर शिवानी को, उन लोग उस ग्रुप में होंगे, फॉरवर्ड करेंगे उसको। वो ये बोल रहा था, देखो बेटा आज नहीं तो कल अनलॉक होगा। अगर आप रिजिड बैठे हुए हो तो क्या होगा, अब आपकी बॉडी उसी चीज को पिछले 1 महीने से ढाल चुकी होगी अपने अंदर पे, तो सडनली पढ़ाई नहीं शुरू होगी। तो पढ़ाई ये है कि आप हर दिन 2 घंटे पढ़ो या 6 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो या 1.5 घंटे पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कीप स्टडिंग। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा पढ़ाई में। यस सर। ठीक है, और आप याद रख लेना, मैं आज भी ऐसा ही हूँ और फ्यूचर में हमेशा आपको मोटिवेट ही करता रहूंगा, नेगेटिव चीजें नहीं बताऊंगा। वैसे भी आपको पता, राजेश सर ने बोल दिया था, नेगेटिव चीजें वैसे भी इंजीनियर्स लोग कभी देखते ही नहीं, ए नेगेटिव है हटाओ। इसीलिए इसीलिए मैं ना ज्यादा पॉजिटिव होके ऑल द टाइम पढ़ाता रहता हूँ। और मेरे से गलत भी होता है ना, देखो मैं यहाँ पे मैंने 1 1 को 0 0 लिखा था, मुझे पता चल गया था, क्या क्या पता चल गया था मुझे, कि किसी ना किसी स्टूडेंट के अंदर वो अंदर से फीलिंग आ रही है, अरे सर गलत कर रहे हैं। और मेरे को वो सुनना था, मैं पानी लेने गया था, मेरे को सुनना था, सर गलत पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। मेरे को वही सुनना था, गलत मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, गलत सारे लोग गलत पढ़ाते हैं। 1 1 में क्या कर देंगे, एक्स एक्स, 1 1 में आ गया हमारा आउटपुट 0 0, एक्स एक्स फॉरबिडन, नहीं देते इनपुट क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, मैथमेटिकल एरर हो रहा है तो क्या हो गया, पी क्यू कर लो, गुलशन सिन्हा कर लो, यहाँ पे गुलशन आउटपुट सिन्हा आउटपुट। तो अब तो कोई मैथमेटिकल एरर नहीं हो रहा है, कितना अच्छे से मैंने पढ़ाया, कंसिडरिंग कॉन्फिडेंट। अगर मैं गलत भी करता हूँ ना, आई डोंट केयर एट ऑल। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भी जब इंसान को बनाता है तो कभी हाथ नहीं देता, कभी आंख नहीं देता, कभी नाक नहीं देता, कभी कुछ और हैंडीकैप कर देता है। उससे गलती होती है तो वो सीख जाता है, तो हमसे गलती होगी तो क्या हम नहीं सीखेंगे? यस सर। वाह वाह वाह, बोलो क्या डायलॉग है। वाह वाह। वाह वाह। हाँ, अरे जबरदस्ती सर, आप ना जबरदस्ती बुलवा रहे हो हम लोग से। हाँ, कोई इश्यू नहीं, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास बेटा, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir.